फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आई, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई, किनको एक्ट बोलते थे। तब ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके बाद उसने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी ले लिए, फिर रेवेन्यू फंक्शंस भी ले लिए, फिर फाइनेंशियल फंक्शंस भी ले लिए, फिर क्राउन ने ले लिया वो रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक कंपनी के तौर पर छोड़ दिया और बोला कि अब क्राउन है वो देखेगा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आया आपका 1858 के टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ तब बहुत चेंजेस आए इंडिया में। फिर सब्सिक्वेंट एक्ट्स आई आपकी 1909 1990, उनसे क्या क्या चेंजेस लाए वो देखेंगे। और फिर फाइनली जब 35 की एक्ट और 47 की एक्ट आई तो जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को तो किस पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इंडिया था वो आज हम देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं कि कम्युनल इलेक्टरेट्स किस एक्ट से पूछा गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली किस एक्ट से इस्टेब्लिश की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपका सिविल सर्विसेज है वो किस एक्ट से आया, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, मेंस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एक्ट से कभी तक कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा आपको, लेकिन प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले देखते हैं कि पहले जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब वो कैसे आई, सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी की तरह आई। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कॉलोनी वगैरह नहीं बनानी है, हमें बस ट्रेड करना है इंडिया से। ठीक है, इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं उस हमें बेसिकली क्या करना है कि इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ला के ब्रिटिश गुड्स बनाने और ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट भी इंडिया को ही रखना है। ठीक है, तो सस्ते में रॉ मटेरियल्स लाना है और महंगे में फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ठीक है, यही उनका क्राइटेरिया था। आया, अब उस टाइम पे जो क्राउन है वहाँ से ये लेके आए थे आपकी ट्रेडिंग मोनोपोली का एक सर्टिफिकेट। ठीक है, कौन सी कंपनी लेके आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका ये मतलब है कि हाँ, ब्रिटेन में कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया के साथ। ट्रेडिंग मोनोपोली का ये मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी ब्रिटेन की इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। पूरी मोनोपोली किसको दे दी गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे यूरोपियन पावर्स भी ट्रेड नहीं कर सकते थे। तभी फ्रेंच आए, डच आया, पोर्चुगीज़ आए, सारे आए। ये तो नहीं था सिर्फ कि सिर्फ ब्रिटेन ही कर रहा था ट्रेड, आई तो इनकी भी ईस्ट इंडिया, जैसे इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी भी कंपनीज आई करने। तो मोनोपोली मिली थी इस कंपनी को विद इन ब्रिटेन ओनली, इनको नहीं था, ये नहीं थी मोनोपोली की ये और कोई यूरोपियन पावर्स नहीं आ सकते इंडिया में। आए, सारे यूरोपियन पावर्स आए। ठीक है, स्पेन भी आया कुछ टाइम के लिए, उन्होंने किया आपके साथ ट्रेड। स्पाइसेस बहुत फेमस थे इंडिया के, बोला जाता था कि हाँ पूरे वर्ल्ड में टी बहुत फेमस थी चाइना और इंडिया की। ठीक है, आ गया समझ में, ये चीज़ समझ में ट्रेडिंग मोनोपोली का क्या मतलब है। अब 1600 से लेकर आपका लगा लीजिए 1857 तक यहाँ पे अच्छे से किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट इंडिया को। इधर पे जब आपके वो होने लग गए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आई, रिवोल्ट होने लग गए, तब लोगों को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एक काम करते हैं, इंडियंस को इन्वॉल्व करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस एक्ट के बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट एक्ट्स आई ना, उसमें हमने बेसिकली इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हम कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने में, तभी इतना बड़ा रिवोल्ट हो पाया। तो ये आगे फिर से ना हो, हमारे अगेंस्ट कोई ये हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले, तो एक काम करते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ इंडियंस को बुला के हम अपनी काउंसिल में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे भी इसके बाद भी मेजॉरिटी तो किसकी थी, मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी। बस क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को रख लिया, 2 इंडियन को रख लिया, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दे दिया, इस तरह से आपको थोड़े मोड़े पावर्स दे रहे थे वो, ताकि आप भी इन्वॉल्व हो जाओ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि हम बेटर तरीके से एडमिनिस्टर कर पाएँ आपकी कंट्री को। यहाँ पे इन्होंने लॉ बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी। इंडिया की जो पहले की लॉ बुक्स थी, हिंदू आपका कल्चर पढ़ना शुरू कर दिया था, हिंदी लैंग्वेजेस, संस्कृत लैंग्वेजेस सीखनी शुरू कर दी थी। एशियाटिक सोसाइटी बन गई थी बंगाल में, वहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई थी कि इनका पहले का कल्चर पढ़ते हैं कि कैसे थे इंडियंस, कैसे रहते थे इंडियंस। तो ये सब हुआ आपका 1857 के रिवोल्ट के बाद। उससे पहले तक ये हुआ था कि 1813 तक महज एक ट्रेडिंग कंपनी थी ये। 1600 से लेके 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। यहाँ पे क्या किया, इसकी ट्रेड मोनोपोली को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया।
सिर्फ चाइना के ट्रेड में ट्रेड मोनोपोली थी और टी में थी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में इसकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, इसका क्या मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी और कंपनीज आ सकती हैं, यूरोपियन कंपनीज नहीं, ब्रिटिशर्स कंपनी आ सकती हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया में। तो 1600 से लेके 1813 तक ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की रही, इसमें वो पूरी की पूरी ट्रेडिंग बॉडी की तरह रही। 1813 में इसकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, मतलब इसके बाद और कंपनीज भी आने शुरू हो गए। अब मतलब प्राइवेट ट्रेडर्स भी आने शुरू हो गए, मतलब अगर 2-4 लोग हैं और उनको पता है कि हाँ ये बिज़नेस हमारा अच्छा रहेगा, तो 2-4 लोग भी ट्रेडर्स जो थे वो मिलके क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया के साथ। यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक फॉरबिडन था प्राइवेट ट्रेड, यहाँ तक बोला गया था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ट्रेड कर ही नहीं सकता, फिर भले वो प्राइवेट ट्रेडर क्यों ना हो या कोई दूसरी कंपनी क्यों ना हो, मतलब आप सिंगल भी कोई और ट्रेड नहीं कर सकता था। 1813 के बाद हमने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। ये ओवरऑल पिक्चर समझ में आई। फिर अभी हम धीरे धीरे करेंगे, सारी डिटेल में करेंगे कि कौन सी एक्ट ने क्या मेजर चेंज लाया। ठीक है, 1600 से 1813 ट्रेड मोनोपोली, 1813 में ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी, सिर्फ चाइना और टी के साथ ट्रेड मोनोपोली, सब मिलेगा किताब में, चाइना के साथ बस यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली थी और टी के केस में थी, बाकी सब में हमने इसकी ट्रेड मोनोपोली हटा दी। तो अब प्राइवेट ट्रेडर्स भी आ गए। फिर 1857 में सबको पता है, रिवोल्ट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतने भले ही वो बहुत ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात तो समझ में आ गई थी कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी खुश नहीं है हमसे, भले फिर वो फार्मर्स हों, भले फिर वो सोल्जर्स हों, भले फिर वो रेंट में जो टेनेंट फार्मर्स थे वो हों, ठीक है, आम आदमी भी खुश नहीं था। तो यहाँ से इनको समझ में आ गया कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, हमें बेटर करना है अपना एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही चालाकी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको देनी शुरू करी, जो हम मांग रहे थे वो नहीं दिया हमको आवाज़ नहीं दी, बस बोला चलो एक बंदे को बुला लो हमारे काउंसिल में, मेजॉरिटी अभी भी उन्हीं की थी, सिर्फ बैठना रिप्रेजेंटेशन दी इन्होंने कि 1857 के बाद जितनी भी एक्ट्स आई उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। फिर आया आपका फाइनली जब आपका अगस्त डिक्लेरेशन आया 1970 में, तब फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि इनको हम सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट बना सकते हैं, इनको दे सकते हैं हम सेल्फ रूल। ठीक है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस कि किस तरह से इनको हम इंडिपेंडेंस तभी भी नहीं बोला था, सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई थी, तभी भी सेल्फ रूल की बात हुई थी, इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे आपका वेवल प्लान आया, शिमला कॉन्फ्रेंस आई, ये सारा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन पहले आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर आया आपका माउंट बैटन प्लान। ठीक है, माउंट बैटन प्लान में उसने बोल दिया कि काम करेंगे, पहले बल्कनाइजेशन हुआ। कैसे बल्कनाइजेशन हुआ कि बोला गया या तो आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, या आप इंडिपेंडेंट रह लो। तो वो वहाँ पे गड़बड़ी होना शुरू हो गई, क्योंकि फिर सारे प्रोविंसेस बोलने शुरू हो गए हमें नहीं जाना इंडिया में, हमको नहीं जाना पाकिस्तान में, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे। ठीक है, फिर धीरे धीरे बल्कनाइजेशन को भी ख़त्म किया गया कि चलो नेहरू और गांधी जी और इन सब ने मिल के बोला कि चलो ये ऑप्शन हटा दो, या तो इंडिया में रहो या पाकिस्तान में रहो। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में जो आपकी इंडिपेंडेंस एक्ट आई 1947 में, उस एक्ट में बोला गया कि पुरानी जितनी भी एक्ट्स हैं ब्रिटिशर्स की वो अब आपके ऊपर है, आपको उसे अपनाना है, अपनाइए, कैंसिल करना है कैंसिल करिए। आप दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बन गए हैं, इंडिया और पाकिस्तान, अब अपनी मर्ज़ी से आप अपना चलाइए और ब्रिटिशर्स जो हैं वो चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल एक्ट। तो एक एक करके सारी एक्ट हम पढ़ेंगे, किसमें क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला जो है वो, अच्छा इसके बाद एक चीज़ और समझ लो, दीवानी राइट क्या होता है। एक होता है आपका दीवानी राइट्स, एक होता है आपका निज़ामत राइट्स, पढ़ा है हिस्ट्री में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई और हार गए बंगाल के जो राजा शाह आलम टू और ये सारे, अब 3 लोगों ने मिलकर करी थी, मीर जाफ़र, शाह आलम टू और शाजुद्दीन दौला। ठीक है, ये तीनों हार गए। किससे हार गए? कंबाइंड, ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ब्रिटिशर से हार गई। तो 1765 में ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अभी तक क्या हो रहा था, ये पैसे वहाँ से ला रहे थे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। अब इन्होंने बोला कि हम बेवकूफ़ थोड़ी है कि हम ब्रिटिश के रेवेन्यू से अपना रेवेन्यू चलाएंगे, इंडिया में गवर्न करें तो इंडिया से ही लेते हैं पैसा। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यहीं के लोगों से रेवेन्यू, यहीं की एक्टिविटी से रेवेन्यू लेके ये रूल करने लग गए हम पे। तो हमारी इकोनॉमी यहीं से खोखली होनी शुरू हो गई।
तो 1765 में ब्रिटिशर्स ने दीवानी राइट्स लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के सारे राइट्स किसके पास चले गए? ब्रिटिशर्स के पास। बंगाल उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया माना जाता था एग्रीकल्चर के बेसिस पे, सारी रिसोर्सेज थे वहाँ पे, तो सबसे पहली नज़र बंगाल पे ही जाती थी। पोर्ट भी था, ट्रेड के लिए भी सही है, एग्रीकल्चर के लिए भी सही है, और वहाँ पे जो ये रूलर्स थे ये बड़े ही फ्रेजाइल थे, एक के बाद एक के बाद एक आते जा रहे थे, चेंज होते जा रहे थे, बेवकूफ़ थे एक तरह से। तो सबसे पहली नज़र ब्रिटिशर्स की किस पे होती थी? बंगाल पे होती थी कि पहले हम बंगाल का रेवेन्यू लेंगे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा हारने के बाद यही निकला कि चलो एक काम करते हैं, अब इनको हरा दिया है हमने, तो यहाँ का सारा रेवेन्यू जो है वो हम रख लेंगे। दीवानी राइट्स का वो मतलब है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन। फिर आता है आपका निज़ामत राइट्स। सुना है हिस्ट्री में कभी निज़ामत? क्या होता है? टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना, मतलब लॉ मेकिंग बेसिकली, पुलिस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन। पैसे भी कलेक्ट करने लग गए और निज़ामत राइट्स भी ले लिए, मतलब अब क्या करने लग गए हैं वो, आप पे एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लग गए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब इसको रीड करते हैं एक बारी। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter guaranteed by Queen Elizabeth in 1600. In 1765, the company, which till now had purely trading functions, obtained the Diwani, which is revenue and civil rights of Bengal, Bihar and Orissa. जो सिविल जस्टिस लिखा हुआ है ना, इसी को निज़ामत बोलते हैं, और रेवेन्यू को बोलते हैं आपका दीवानी राइट्स। ठीक है, ऑफ क्या क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। अब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन फर्स्ट टाइम आया। अभी तक ये सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी थे, उनको क्लियरली बोलते थे कि हमें आएंगे, हम आपके रॉ मटेरियल खरीदेंगे और हम चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी उनकी कंडीशंस फेयर नहीं थी, वो एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के ट्रेडर्स को, लेकिन उनका क्लियर था कि हमें आपकी कंट्री के पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमें आपकी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं, हम आएंगे, ट्रेड करेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है, या हमें लगेगा कि यहाँ रुकना है तो हम रुक जाएंगे, लेकिन हम और कुछ चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। ये हुआ तब जब इनको लगने लगा कि हम जब जीत गए हैं, कंबाइंड फोर्सेस से भी हम जीत गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, जब जीत ही गए तो इन्हीं का पैसा इन्हीं को एडमिनिस्टर करने में यूज़ करते हैं। तब इनके दिमाग में आया 1765 में कि एक काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम रख लेते हैं, जस्टिस का भी हम रख लेते हैं, और पैसा कलेक्शन का भी हम ही पावर ले लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसलिए बोला जाता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसने गेट्स ओपन करे ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन जो आपकी बैटल ऑफ बक्सर थी 1764 वाली, उसने पूरी तरह से आपको पावर दे दी कि आप तीनों चीज़ें खुद करोगे, ट्रेडिंग भी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी, और आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बॉडी के साथ साथ आपकी ब्रिटिशर्स क्या बन गए? आपके टेरिटोरियल पावर भी बन गए। अब वो आपके पॉलिटिक्स, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल अंदाजी देने लग गए। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हुआ क्या बेसिकली? इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स छीन लिए। इन्होंने बोला कि अब तुम हमारे ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम करोगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 1857 के बाद। उसने बोला कि अब आप रहने दो, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला अब आप कंपनी की तरह बिल्कुल काम करो, अब जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा? आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी इन द नेम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्लियर है? चलो ठीक है, उसके बाद आइए। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये आपको टाइमलाइन समझ में आया? 1600 से लेके आपका 1813 पहला माइलस्टोन आएगा, फिर आएगा आपका 1600 से लेके आपका 1765 पहला माइलस्टोन आएगा, फिर आएगा आपका 1813, फिर आएगा आपका 1858 और फिर आएगा आपका 1947। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड मोनोपोली का चार्टर लिया और इंडिया में आई 1600। अभी ये जो ईयर है ना, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल, इसलिए 1600 ही रखते हैं लोग। 5 बोलते हैं कुछ लोग, 4 बोलते हैं कुछ लोग, 8 बोलते हैं, तो 1600। उसके बाद आया आपका 1765 पहला बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ तक कंप्लीटली ट्रेडिंग बॉडी थी, यहाँ पे उसने टेरिटोरियल पावर भी ले लिया।
इसने बोला कि मैं अब दीवानी राइट्स और निज़ामत राइट्स भी ले लूँगा। इसके बाद आया आपका 1813, इसमें इसकी ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म कर दी, सिर्फ चाइना में और टी में रहने दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब अब प्राइवेट ट्रेडर्स भी आने शुरू हो गए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। फिर आया आपका 1858, सिपाही म्यूटिनी के बाद डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ गया? क्राउन का आ गया। ठीक है, किसने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्वीन एलिजाबेथ ने ले ली कि अब मैं चलाऊंगी ईस्ट इंडिया कंपनी, मेरे अंडर में काम करेगी। आपके जो एक्चुअल आपको जो मोनोपोली मिली गई थी वो पूरी तरह से ख़त्म। अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पार्लियामेंट की होगी। उसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का एक ऑफिसर था, वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था। ठीक है, फिर आया लास्ट में आपका 1947, जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। ये माइलस्टोन आपके ईयर्स हैं। ठीक है, चलिए। With independence came the need for a constitution, hence a constituent assembly was formed for this purpose। ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सेशन कौन सा था, कब बनी, कितने मेंबर्स थे, सारी चीज़ें। अब आ जाइए, हम सबसे पहले एक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ने वाला। द कंपनी रूल स्टार्ट करते हैं, जो कि कब से कब तक था आपका 1773 की जो पहली एक्ट बनी थी उससे कंपनी को पावर दिए गए थे, और वो कब तक चला था आपका 1858 तक। उसके बाद से कौन सा रूल आ गया आपका? क्राउन रूल आ गया। तो पहले कंपनी रूल था, फिर आ गया आपका क्राउन रूल। पहला जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें पहली लाइन जो आपकी लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पहली स्टेप थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ली गई थी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अच्छा, ये एक्ट्स बना कौन रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बना रही है, बनी ये पार्लियामेंट में ही रही हैं। एक्ट हैं, ये बन रही है पार्लियामेंट में, लेकिन पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना रही है इन एक्ट को, लेकिन पावर किसको दे दिया उसने कि चल ईस्ट इंडिया कंपनी तुमको ट्रेडिंग मोनोपोली दे दिया हमने, करो ट्रेड जितना करना है, हमारी परमिशन है तुमको। आया समझ में? तो अभी भी आपका सुपरविजन तो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, लेकिन कंट्रोल नहीं है। हमने पावर किसको दे दिया है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पहली जो एक्ट बनी थी वो आपकी बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें इसने क्या किया गया, क्या कंट्रोल किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल किया गया इस एक्ट से। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब ये बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है कि ये पहली एक्ट थी और ये फाउंडेशन की एक्ट थी आपकी। जितने भी अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी कंडक्ट करेगी, कैसे करेगी, पॉलिटिकल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, वो सब इस एक्ट से स्टार्ट हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसका पहला फीचर देखते हैं हम। अच्छा, आपको पता है प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या क्या थे पहले? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, अब इनको क्यों इनको प्रेसिडेंसी टाउन क्यों बोला जाता था? वो तो उनने बनाया गवर्नर जनरल, लेकिन बोला क्यों जाता था इनको प्रेसिडेंसी टाउन? एक तो पहले एक चीज़ मुझे कॉमन इन तीनों में कोई बता देना दिमाग लगा के, तो मैं समझ जाऊँ आप लोगों को। पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स थे सबसे पहले। तो उनको क्या चाहिए? ट्रेडिंग कंपनी है, शिप से ला रही है सामान, शिप से लेके जा रही है। क्या रेलवेज इतना डेवलप था उस टाइम पे? और रेलवेज अगर था भी तो वो इंटीरियर ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। जो एक्सटीरियर ट्रांसपोर्टेशन है वो तो इसी के थ्रू हो रहा था, शिप्स के थ्रू। तो इनको पोर्ट्स चाहिए था, तो ये सारे पोर्ट टाउन्स हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्लस इनमें बोला गया कि ये बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, डेवलप्ड सिटीज़ थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो बोला गया कि यहाँ पे हमें अगर अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे तो आसानी होगी, वेल कनेक्टेड रूट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और हर जगह इन्होंने देखा, इन्होंने बोला क्या, ये कहाँ पे ईस्ट में, ये कहाँ पे वेस्ट में, ये कहाँ पे, आगे समझ में? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी हर एक टेरिटरी को पूरी तरह से फैला लिया। पोर्ट टाउन्स जो दे आर कंपेरेटिवली मोर डेवलप्ड देन दी अदर वंस, उनको इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन्स बोला। ठीक है, अब पहले इन्होंने किसी एक को किसी दूसरे की प्रेसिडेंसी के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, ये तीनों इक्वल थे इम्पोर्टेंस में। ऐसा कहीं भी नहीं था कि बंगाल ऊपर है, बॉम्बे और मद्रास नीचे हैं, या बॉम्बे ऊपर है, बंगाल और मद्रास नीचे। इस एक्ट में इन्होंने बोला कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, उसकी पोजीशन हम कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ आई बात? मतलब जो ऑलरेडी गवर्नर था, कोई पोस्ट वोस्ट क्रिएट नहीं करी है, जो ऑलरेडी आपका गवर्नर था इसको इन्होंने क्या कर दिया,
गवर्नर जनरल बोल दिया। अब इनकी ये जो स्टेप थी इसको ध्यान से समझना कि बेसिकली पहली स्टेप थी बंगाल को ऊपर रखने की और बाकी सबको नीचे रखने की। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना कि इसका गवर्नर क्यों नहीं बनाया गवर्नर जनरल, इसका गवर्नर गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया। इन्होंने बंगाल के और स्टेप बाय स्टेप किया इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं अभी, सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज करते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया वो यही आया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ये आया आपका पहला फीचर 1773 एक्ट का। इसके लिए इन्होंने बोला कि चल गवर्नर जनरल बना दिया मैंने, अब उस गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए मैं एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाऊंगा जो 4 लोगों की होगी। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये 2 अलग अलग लोग हैं। अभी मैंने इंडिया का नाम नहीं लिया, अभी मैंने क्या बोला कि मैं गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाऊंगी। ठीक है, और पहला कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर। इसके साथ साथ मैं एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाऊंगी उसको गवर्न करने के लिए 4 लोगों। क्लियर है पहला पॉइंट। ये एक्ट फाउंडेशन एक्ट थी, पहली बार इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल रखा और पहली बार उसको बताया कि आपके क्या क्या फंक्शंस होंगे। क्लियर, पहला पॉइंट है। दूसरा, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये मैंने आपको बताया कोई भी ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, बड़े ही सटल तरीके से क्या किया इसने, इसी पॉइंट में लिख लेते हैं, इस एक्ट ने बंगाल को ऊपर रख दिया और बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया। क्लियर, आगे समझ में, सेम इसी से डिराइव हो जाएगा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। दूसरा जो आपका मेजर पॉइंट आया वो आया आपका सुप्रीम कोर्ट बना दिया इन्होंने। कहाँ पे बनाया, और इसी का सक्सेसर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्लियर रखना इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से बन गया था, 1773 की एक्ट से। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। और इसमें एक आपका चीफ जस्टिस है और 3 जजेस हैं। फिर इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। आया समझ में। हालांकि ये होता बहुत था, ठीक है, प्राइवेट ट्रेड चुपके से कर लेते थे, लेकिन इनको प्राइवेट ट्रेड की इन्वॉल्वमेंट नहीं दी गई। क्यों, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली किसको दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर अगर आप अकेले जाके उसका फ़ायदा उठा लेते तो वो चीज़ गलत होती कि कंपनी से तो आपको टिकट मिला है यहाँ पे काम करने का और आप अपना ही ट्रेड चला रहे हो। क्योंकि लोगों को दिख रहा था ना कि कितने प्रोडक्ट्स कितने सस्ते में मिल रहे हैं यहाँ पे। चाय जैसी चीज़ जो रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती थी ब्रिटेन में, की ही, और उसने अभी तक चलती है इंग्लिश टी, वो यहीं से गई है ना। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात लगती थी कि यार इतने सस्ते में चीज़ें कैसे मिल रही हैं। तो अब जो आपके कंपनी ऑफिशियल्स वो कहते थे हाँ ठीक है, हमें परमिट तो मिला ईस्ट इंडिया कंपनी से काम करेंगे, हम उसके साथ एक काम और करते हैं, अपना भी प्राइवेट ट्रेड चलाते हैं अमीर बनने के लिए। ठीक है, आए समझ में। तो ये आपका 4th पॉइंट कह रहा है इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। क्लियर, आ गया। अब 5वां पॉइंट कह रहा है इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं आपके, क्वेश्चन ही आता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आपके ऑफिसर्स थे जो गवर्न कर रहे थे पूरी कंपनी को, मतलब हेड, जैसे आज हमारे यहाँ CEO होता है, वाइस चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वैसे वहाँ पे क्या होता था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था। वो बेसिकली उनका काम क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लिंक बना के रखना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, इसमें कितने सारे ऑफिसर्स थे, अब सब तो अपनी बात नहीं रख सकते पार्लियामेंट में जाके, तो लिंक कौन कर रहा था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ही काम था कि जो भी मैटर चल रहा है वो हमें कहाँ रिपोर्ट करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना है। तो उसमें और कंट्रोल बढ़ा दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कंट्रोल बढ़ा दिया अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे, कि बोला कि हर मैटर
फिर भले ही वो रेवेन्यू हो, सिविल हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, ये सब आपको रिपोर्ट हमें करना पड़ेगा। क्लियर? आया समझ में? ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए इस एक्ट के? रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है इसको, 1773 का पहला एक्ट था ये, इसीलिए इसको फाउंडेशन एक्ट भी बोला जाता है। इसने फाउंडेशन रखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स चलेंगे, अपना कंट्रोल कैसे इसने बना के रखा। किसके थ्रू बना के रखा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू बना के रखा। सबसे पहला काम इसने क्या किया? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया। इसका क्या मतलब है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी को ऊपर और बाकी सारी प्रेसिडेंसी को नीचे रख दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसके साथ साथ इसने सुप्रीम, अब बंगाल याद आएगा आपको, है ना? तो बंगाल के साथ साथ वहीं पे सोच लेना कि कैलकाटा में ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब ऐसा भी याद रख सकते हो आप कि 1765 में ही तो मिले हैं ना इनको निजामत राइट्स और दीवानी राइट्स, इसीलिए इन्होंने ये बनाया ना जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए 1773 में। आ गया समझ में? इस तरह से लिंक करके पढ़ो कि यहीं पे तो इससे पहले क्या ये जस्टिस देख रहे थे इंडिया का? नहीं, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन ही इन्होंने यहाँ से लेना स्टार्ट किया है, तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया। फिर आपको ट्रेड मोनोपोली भी याद रहेगी, तो आपको ये भी याद रहेगा कि प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिसेस पूरी तरह से निगलेक्ट कर दी गई थी और अलाउ ही नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको ट्रेड मोनोपोली दी हुई है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी हुई है, इसलिए प्राइवेट ट्रेडर्स इसमें काम नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में? इस एक्ट में कोई डाउट है तो देखो अभी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब 1773 से बिल्कुल जल्दी 7-8 साल के अंदर इन्होंने एक और एक्ट निकाल दी। इन्होंने इसको बोला गया कि भाई अमेंडिंग एक्ट इसलिए बोला गया, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट? क्योंकि बोला गया जो गलतियाँ 1773 में की गई थी उसको सुधारने के लिए हमने एक करेक्टिंग एक्ट निकाली। उसको हमने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको 6-7 साल के अंदर एक नई एक्ट निकालते हैं और जो भी गलतियाँ 1773 में हुई थी उसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए बोला जाता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आया आपका 1781। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो देख लेते हैं एक बारी। तो जो पहला पॉइंट आपका इसमें आया वो ये आया कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब समझ में आया टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स? आया? क्या लिखा है इसमें? पढ़ो, लाइन पढ़ो। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चल रहा है कि जो भी गलतियां हमने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करी हैं लेकिन वी आर नॉट लायबल फॉर दोज गलतियां, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उन पे जुरिसडिक्शन कर ही नहीं सकता। पढ़ा पॉइंट ए वाला आपने? आया समझ में? टॉर्ट्स वाला क्या बोलता है? इट एग्जेम्प्टेड, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और उसके जो 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनको बोला कि दे वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब इनको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया है कि हम कैसे और मक्कारी कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी हमने लाई 1773 की एक्ट, वो इतनी बेकार नहीं थी। अगर आप उसको देखोगे ना ध्यान से, जो पहली एक्ट आई थी उसमें कुछ इतना गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, प्राइवेट ट्रेड को रोका गया और आपने क्या बोला कि हम एक किसी प्रेसिडेंसी के बंदे को बड़ा बना देते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इनको फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार अब कोर्ट खुला है तो ये तो हम पे भी केस कर सकता है, तो अब हम अपने आप को इम्यूनिटी दे देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिसर्स को, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, सबसे बड़ी पोस्ट जो हमने बनाई, और उसके जो 4 बंदे बनाए, इन 5 लोगों को एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि अगर ये कुछ गलती कर भी रहे हैं तो भी इन पे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं लग सकता। ठीक है, सिमिलरली इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। अभी एक स्टेप और आगे गए और उन्होंने बोले जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनको भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस का पूरी तरह से इंडिपेंडेंस या फ्रीडम काट दी कि अब अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना आपके साथ, आप कहीं जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते हमारे खिलाफ। हम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी फरमान जारी कर सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, कितना भी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कितना भी आपकी टेनेंसी राइट्स छीन सकते हैं, ओनरशिप राइट्स छीन सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाओगे।
क्यों? क्योंकि हमने, हमारी ही पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाई है जो हमें एग्जेम्प्ट करती है इस चीज़ से, ठीक है, हमने ये इम्यूनिटी अपने आप को खुद दे दी है। आया ये फर्स्ट पॉइंट क्लियरली समझ? और इसको, और ये हंसने वाली बात ये है कि इसको ये सेल्फ करेक्टिंग एक्ट बोलते हैं, कि जो हमने गलतियाँ पहले की थी उसको हम सुधार रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये अभी इंडिपेंडेंस के बाद मिला है रेवेन्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को जब हम पढ़ भी रहे थे ना, हमने कहा था कि रेवेन्यू के पावर्स पहले नहीं थे, अब ये डाल दिए गए हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में भी होगा, हाई कोर्ट का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी रेवेन्यू पावर्स अब आए हैं। मतलब उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के पास रेवेन्यू भी नहीं थे, अब इन्होंने कितने इंटेलिजेंटली रेवेन्यू को भी निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था कि आज रातों रात ये बढ़ा देते हैं टैक्स, रातों रात ये ज़मींदारी राइट्स बढ़ा देते हैं। तो वहीं से क्या हो रहा था कि भाई रेवेन्यू का जो भी कलेक्शन होगा वो हम अपनी मर्जी से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा, तो पहले इन्होंने किसको एग्जेम्प्ट किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। फिर इन्होंने कंपनी सर्वेंट्स को भी वहाँ से हटाया, फिर उन्होंने रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया। अब It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of defendants, that is, Hindus were to be tried according to Hindu law and Muslims to be tried according to the Muslim law. इन्होंने अब क्या, कितने इंटेलिजेंटली इन्होंने बोला हमने हटा दिया, अब जो आएगा उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन आएगा? जितने भी लोग रह रहे हैं कहाँ पे? कैलकाटा में, वो सब किसके अंदर आएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि हिंदूज़ को हिंदू के हिसाब से ट्राई करो और मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के हिसाब से। अब यहीं पे इसी टाइम पे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था हमारा लॉ, ठीक है। हमारी लैंग्वेजेस पढ़नी शुरू कर दी थी समझने के लिए कि हो क्या रहा है ये, मतलब कैसे लॉ से गवर्न होती है कंट्री। इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी डाइवर्स कंट्री है, एक लॉ तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आइए चौथा, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर इन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपीलें हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? प्रोविंशियल कोर्ट में तो केस हो सकता है ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी हाँ, अभी हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एग्जेम्पशन की बात करें। तो इन्होंने बोला छोटे मोटे कोर्ट्स में जितने भी केसेस हमारे अगेंस्ट है ना, इसकी अपील कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल के काउंसिल को जाएगी, रादर देन सुप्रीम कोर्ट। मतलब फिर इन्होंने क्या किया कि हमारी अपीलें हमारे बंदे के पास ही जाएंगी। वो चाहे तो यहाँ पे नलीफाई कर सकता है अपील को, बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट तक हम जाने ही नहीं देंगे, हम बोल रहे हैं कि हमारी जो अपील्स हैं वो कहाँ जाएंगी? आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगी। पांचवा पॉइंट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। और इन्होंने इसको एम्पावर कर दिया कि अपने हिसाब से रूल्स बना सकता है इनके गवर्नेंस के लिए, जो छोटे मोटे कोर्ट्स हैं उनके गवर्नेंस के लिए। आया समझ में? क्लियर हुआ ये पांचों पॉइंट? क्या हुआ इसमें? इसको करेक्टिंग एक्ट बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है 1781। जो गलतियां 1773 में हुई थी उसको सुधारने के लिए एक्ट लाई गई है। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें की? इन्होंने सबसे पहले निकालना शुरू किया लोगों को। इन्होंने बोला कि हम गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है और गवर्नर जनरल खुद, इसको हम पहले सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से निकालते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम कंपनी सर्वेंट्स को भी इसके जुरिस्डिक्शन से निकालते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? तीसरी चीज़ क्या निकाली? रेवेन्यू मैटर्स को भी इन्होंने निकाल दिया कि हम अपनी मर्जी से कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं बोल सकता। फिर इन्होंने डाला किसको सुप्रीम कोर्ट में? जो आपके नॉर्मल इनहेबिटेंट्स हैं, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, इनको रखते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर इन्होंने बोला जो अपील जाएंगी छोटे मोटे कोर्ट्स की, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी? गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगी। और इन्होंने एक बात और बोली कि भाई जितने भी रूल्स हैं इनको गवर्न करने के लिए वो कौन बना सकता है? गवर्नर जनरल का काउंसिल बना सकती है। चलिए ये हो गया क्लियर? आया समझ में? 1781। अब जो नेक्स्ट एक्ट आती है आपकी, विद इन 3 ईयर्स इन्होंने एक और एक्ट निकाल दी जिसको बोला जाता है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। इसको क्या बोलते थे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको अब बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट।
4। अब इसको समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स है। पहला है इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने क्लियर अलग अलग कर दिया। इन्होंने बोला कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हैं और कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस जो हैं वो अलग हैं। मतलब जब कंपनी सॉवरेन बॉडी की तरह काम कर रही है तो वो अलग, और जब कंपनी ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रही है तो वो अलग। इसके लिए इन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैंने बताया ना आपको लिंक की तरह काम करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पार्लियामेंट के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो जो अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये क्या कर रहे थे, हमने अभी पिछली एक्ट में ही पढ़ा, पिछले से पिछली एक्ट में, पहली एक्ट में, कि ये सब कुछ बता रहे थे पार्लियामेंट को। फिर भले ही वो जस्टिस से रिलेटेड हो, फिर भले ही वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो या मिलिट्री फंक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया, हमने बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे। मतलब ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई भी एस्पेक्ट है तो वो किसके अंडर में जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। और एक नई बॉडी हमने बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो देखेगा पूरा पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीज़ें बना गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी से है तो ऐसे याद रखना कि वो कमर्शियल फंक्शंस देख रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आपका वो क्या देख रहा है, आपका पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बनाया गया है, पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा है। तो क्लियरली इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस। ठीक है, इसी को इसीलिए बोला गया दिस डज इट स्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये दिख रही है डबल गवर्नमेंट आपको, दो अलग अलग बॉडीज़ बना दी हमने अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो ये डबल गवर्नमेंट पहली बार इंडिया में जब आया वो किस एक्ट से आया, आपका 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से। सिर्फ पॉइंट समझना भी नहीं है, पॉइंट पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उस पर ध्यान दो। तो पहली बार डबल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश की गई वो की गई आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब पॉलिटिकल सारे पार्ट किस में, कमर्शियल पार्ट किस में चला गया आपका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सब कुछ आ गया, अब रेवेन्यू भी आ गया, मिलिट्री भी आ गई, जस्टिस भी आ गया, सिविल अफेयर्स भी आ गया, पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अब किसके पास आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गए। क्लियर है। तो इस एक्ट ने यही चेंज लाया था सिर्फ कि इसने दोनों चीज़ों को अलग अलग करके डबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी थी। क्लियर। Thus the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India. ब्रिटिश पोजेशंस पहली बार इन्होंने कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रियां थी जहाँ जहाँ भी थी इसको इन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश पोजेशंस। और पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया। दूसरा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फाइनल कंट्रोल किसके पास आ गया आपका, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। क्लियर। अभी भी फॉर्मली नहीं आया है, अभी भी फॉर्मली क्राउन रूल नहीं आया है, लेकिन कंट्रोल किसका है, अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स पे। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, किस एक्ट में क्या हो रहा है, ये सब क्लियरली पता होना चाहिए। अब आइए 1786 की ऐड। अब 2 साल बाद फिर से एक नई एक्ट आ गई आपकी 1786। इसमें सिर्फ एक चेंज लाया गया और वो लाया गया कि जो कॉर्नवालिस, अभी तक कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट आ गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के टाइम पे आया था आपका वो ज़मींदारी सिस्टम आया था, सब्सिडरी अलाइंस इसी के टाइम पे आया था आपका, वेलेस्ली के टाइम पे आया था सब्सिडरी अलाइंस। कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया था। हाँ बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। अब आइए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। अब क्या क्या डिमांड्स एक्सेप्ट की गई, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब ये जो 4 लोग बनाए गए थे और अगर ये चारों बोल रहे हैं कि ये बिल पास मत करो, लेकिन गवर्नर जनरल बोल रहे हैं कि नहीं ये बिल पास होगा, तो कुछ केसेस में इसको पावर दी गई कि इन चारों के डिसीजन के अगेंस्ट जा सके। क्लियर। तो ये पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस आया ही इसी पोस्ट पे ये बोल के था कि जब तक मुझे ये पावर नहीं दी जाएगी मैं नहीं आऊँगा।
तो उसको फिर इस एक्ट से ये पावर दे दी गई। दूसरा, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ, और इसके साथ साथ बोला गया जो फोर्सेस का भी कमांडर इन चीफ जो होगा वो गवर्नर जनरल ही होगा। तो पहला जो कमांडर इन चीफ है आपका, वो आपका यही कहलाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कहलाया जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में? ये दोनों इनैक्ट किए गए प्रोविजंस और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला गया कि हाँ भाई आप आ जाओ 1786 में, ठीक है। और आपका वॉरेन हेस्टिंग्स कब बना था? 1773 में। क्लियर, अब आइए चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। अब 1786 के बाद 1793 आया, उसके फीचर्स एक एक करके देख लेते हैं। It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को नहीं दिया ये पावर, इन्होंने सारी प्रेसिडेंसी के गवर्नर को ये पावर दे दिया कि तुम अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। क्लियर, तो अभी तक ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब इसने बोला फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके पास ये पावर होगी, और जितने भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स हैं उनके पास भी ये पावर होगी। दूसरा, इट गेव इन गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। फिर इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको ज़्यादा पावर्स दे दिए, किसके केस में, गवर्न करने में, बाकी दो प्रेसिडेंसीज को गवर्न करने के लिए भी। मतलब अगर उनके लिए रूल्स निकालने हैं तो वो भी कौन निकालेगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही निकालेगा। तो ये स्टार्ट किससे हुआ था, ये जो सबऑर्डिनेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1773 के एक्ट से स्टार्ट हो गई थी, और ये एकदम प्रोमिनेंटली ये हुई 1793 पे भी हमने बोल दिया कि हाँ पावर्स भी हमने किसको दे दिए, और ज़्यादा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब 1793 से 1803 और 1803 से 1813 तक हमने क्या कर दिया, और 20 साल हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया, जो फाइनली ख़त्म होगी 1813 में। उसके बाद इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। इसमें इसने बोला कि जो गवर्नर जनरल के 4 लोग हैं उसके काउंसिल में, उसमें कमांडर इन चीफ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 बातें याद रखना। पहला, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना आपका 1786 का, ये पावर पहले हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दी थी सिर्फ, लेकिन ये पावर हमने बाकी सबको भी एक्सटेंड कर दी, किससे, 1793 की एक्ट से। लेकिन ये जो दूसरी पावर है, इट ही वुड ऑल्सो एक्ट एज द कमांडर इन चीफ, उसको हमने एक्सटेंड नहीं किया है अभी, ठीक है। अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि दूसरा बंदा ही होगा कमांडर इन चीफ, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बंदा नहीं होगा। क्लियर, आ गया समझ में? अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड, अनलेस उसको अपॉइंट ही उसी तरह से किया गया हो कि हाँ भाई कमांडर इन चीफ का मेंबर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाए, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट नहीं होगा कमांडर इन चीफ। 5वां पॉइंट कह रहा है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। यही था आपका ड्रेनेज, वेल्थ ड्रेनेज जिसको बोला जाता था, दादा भाई नायरोजी ने स्टार्ट किया था, ट्रेन ऑफ वेल्थ। इसमें क्या बोला गया था कि आप कंपनी के ऑफिशियल्स की सैलरी भी हमारे रेवेन्यू से ही निकाल रहे हो, और सबसे मेजर कंपोनेंट जो था वो यही था, सैलरीज़ का ही जो था वो सबसे ज़्यादा 85% ऑफ द जो हमारा रेवेन्यू था वो कहाँ जा रहा था, उनकी सैलरीज़ में ही जा रहा था। आगे समझ में, ये 5 पॉइंट समझ में आए। अभी तक जो कॉर्नवालिस को पावर दी थी ओवरराइड करने की अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को, वो हमने फ्यूचर जनरल सबको दे दी, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर ऑफ ऑल प्रेसिडेंसी टाउन। कमांडर इन चीफ अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट नहीं है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन कर दिया हमने और ज़्यादा बाकी प्रेसिडेंसी का, कैसे किया, अब हमने रूल मेकिंग पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी कि बाकी सारे केसेस में भी रूल बना सकता है वो। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली हमने 20 साल और बढ़ा दी, जो फाइनली ख़त्म हुई है आपकी 1813 में। क्लियर, अब आइए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको यहाँ भी बता दी वो क्या हुई, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या मतलब है इसका, कोई प्राइवेट ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, दूसरी कंपनीज भी आ सकती है। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, ठीक है।
It abolished the trade monopoly of the company in India, that is the Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. ये दो चीज़ें थी जो एक्सेप्शन में थी, टी में और चाइना के ट्रेड में. अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकता था सिर्फ, मतलब चाय और चाइना के साथ अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही रहेगा, बाकी हमने सबके लिए खोल दिया अब ट्रेड. अब जो इंडिया में आना चाहे वो आ सकता है. मतलब क्या हुआ, एक लेवल और बढ़ गया एक्सप्लॉयटेशन हमारा, है ना. अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि ईस्ट एक ही कंपनी है जो हमें एक्सप्लॉयट कर रही है और उस कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सबके लिए खोल दिया कि लो भाई इंडिया ओपन कर दिया है हमने, अब जिसको जहाँ पे जाके ट्रेड करना है करो, जितने जाके गलत चीज़ करनी है करो. ट्रेडिंग मोनोपोली अब हमने हटा दी ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो अब इंडियन ट्रेडर्स जो थे आपकी, उनकी और बुरी हालत होगी. ठीक है, उनकी और बुरी हालत होना शुरू हो गई कि अब सारे ही लोग आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे. इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया. इसने फिर से बोला कि भाई सुप्रीमेसी किसकी है, अभी भी ब्रिटिश क्राउन की ही है. अभी तक रूल नहीं आया है क्राउन का, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है, जो सुप्रीम कंट्रोल है, वो अभी भी किसके पास है, आपका ब्रिटिश क्राउन का ही है. It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. अब ये देखना, ये पॉइंट भी बहुत सिग्निफिकेंट है. इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो हमारी मिशनरीज़ हैं, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं इंग्लैंड की, वो अब इंडिया आएंगी. और इन्होंने बोला क्या कि हम आपको इनलाइटन करेंगे, हम आपको सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, हम आपको सिविलाइज्ड बनाएंगे, पढ़ा लिखा बनाएंगे. ठीक है, जाहिल हैं आप लोग. वाइट मैन सुप्रीमेसी सुना है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में सुना होगा वाइट मैन सुप्रीमेसी या वाइट मैन्स बर्डन जिसको बोलते थे वो. हाँ, कि उनको लगता था अरे हाँ ये तो हमारा ही काम है लोगों को सिखाना कि जीना कैसा चाहिए. ठीक है, कितने सिविलाइजेशन कैसे बनती हैं, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं. तो इसलिए बोला गया कि एक काम करते हैं, अब हम क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी लेके आते हैं अपने साथ, ताकि वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पावर फैलाएंगे. किस तरह से, सॉफ्ट रूल फैलाएंगे कि एक काम करते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि हाँ पढ़ाई कैसे ज़रूरी है, इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, कैसे रहा जाता है. उनको सिविलाइज्ड बनाएंगे आपके गांव वाले लोगों को, इंडिया को. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. धीरे धीरे हमने बोला कि अब हम इंग्लिश का यूसेज फैलाएंगे. वेस्टर्न एजुकेशन जो आपकी अप्लाइड साइंसेज हैं, आपकी फिजिक्स है, इसको पढ़ाना शुरू करेंगे अब इंग्लिश में. ठीक है. इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स. दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस. अब इन्होंने बोला कि जितनी भी पंचायत, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं आपकी, वो आपसे टैक्स ले सकती हैं लोगों से, और अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी. और ये टैक्स जा कहाँ पे रहा है, लेकिन जा तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहा है. हमारा पूरा रेवेन्यू उनके पास ही जा रहा था. तो इन्होंने बोला अब हम एक काम करते हैं, टैक्स लेना शुरू कर देते हैं लोगों से. ठीक है. एजुकेशन पहली बार इसी एक्ट से आया 1813 से, उसको मार्क कर लो. कौन सी एक्ट बोलते थे उसको, मैकुले कुछ तो था, 1813 से आई थिंक कोई एक चीज़ तो आई थी जो एजुकेशन में आई थी. या चलो हिस्ट्री में आपने देखा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री में पढ़ा है मैंने लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक कुछ तो था, चार्टर एक्ट से बोला गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टेट ले लेगी लोगों को पढ़ाने की. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एजुकेशन स्प्रेड करेगी, ऐसा कुछ था. उसमें पढ़ लेना, हिस्ट्री में देख लेना एक बारी. ठीक है. स्प्रेड करो बस. हाँ ठीक है. कुछ चेंज तो एक मुझे याद आ रहा आया था, देख लेना आप लोग एक बार और स्पेक्ट्रम में. तो उसमें बेसिकली एजुकेशन को सबसे पहली बार आपका 1813 में ही नाम आया कि एक काम करते हैं, अब इनको फैलाते हैं कि हम कैसे एजुकेट करेंगे. ठीक है. फिर वहाँ पे भी लड़ाई हुई थी कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंग्लिश होनी चाहिए या आपकी इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए, या आपकी जो लोकल लैंग्वेजेस उसमें इंग्लिश होनी चाहिए. तभी बोला जाता है आपको कि वर्नाकुलर वर्सेस एंग्लिसिस्ट, ऐसा कुछ था, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, जिसमें बोला गया था कि एंग्लिसिस्ट वो लोग थे जो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे. और वो सही भी बात थी. क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में हिंदी में तो आप फिजिक्स वगैरह ये सब अप्लाइड साइंसेस नहीं ट्रांसलेट कर सकते ना. उस टाइम थोड़ी गूगल ट्रांसलेटर होता था, उस टाइम लोग हाथों से कर रहे होते थे, अपने दिमाग से कर रहे होते थे. तो फिर बोला गया कि ज़्यादा अच्छा ये होगा, अगर इंडियंस को आगे जाना है वर्ल्ड के स्पेक्ट्रम में अपना नाम रोशन करना है,
तो इंडियंस को इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फिर आइए लास्ट ये मैंने बता दिया आपको, टैक्स कलेक्टिंग पावर्स बोलने लग गए कि लोकल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्टिंग पावर्स है। तो इस एक्ट से क्या क्या हुआ 1813 की एक्ट से? सबसे पहले आपको 1813 अगर लिखा तो ये याद आ जाना चाहिए आपको, यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी, सिर्फ टी और चाइना पे रखी थी। मतलब प्राइवेट मर्चेंट्स भी, प्राइवेट ट्रेडर्स भी आके आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद आना चाहिए कि एजुकेशन, पहली बार एजुकेशन का नाम कहीं से भी अगर फॉर्मली आया तो वो इसी एक्ट में आया, ठीक है। उसके साथ साथ एजुकेशन आएगा तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी आपको याद आ जाना चाहिए, जब भी तभी उसी वक्त से इस्टेब्लिश हुए हैं आपके ये मिशनरी स्कूल्स। क्यों मिशनरी क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि एक मिशन पे होते हैं कि हमारा ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, हमारा प्रॉफिट कमाने का मिशन नहीं है, हमारा एजुकेशन को फैलाने का मिशन है। फीस तो अब लगना शुरू हो गई, पहले फ्री में होती थी एजुकेशन यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स में, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथी चीज़ क्या आई आपकी, टैक्स कलेक्टिंग पावर्स दे दी हमने लोकल गवर्नमेंट्स को, क्लियर। अब आइए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है, सेंट हेलिना एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1813 समझ में आ गया? अब 1833 पे आ जाओ। इसको बोला जाता है सेंट हेलिना एक्ट 1833। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो फाइनल स्टेप इन्होंने ली वो ये ली कि इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। किस एक्ट से बनाया था? 1773 से। इन्होंने क्या किया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था बस। अब इन्होंने इस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे फाइनल स्टेप आपकी ख़त्म हुई कि हमने बंगाल के बंदे को ही अपना हेड मान लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पहली चीज़ करी वो करी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर दिया। अब इन्होंने पूरी तरह से बॉम्बे और मद्रास को पूरी तरह से, अभी तक धीरे धीरे क्या किया था इन्होंने, सिर्फ गवर्नर को बनाया, फिर इन्होंने बोला कि रूल मेकिंग पावर भी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे रहे हैं गवर्न करने के लिए। तीसरी जो फाइनल चीज़ इन्होंने की 1833 से कंप्लीट करी और वो की इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर दिया और सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स उसको दे दिए। मतलब जो हेड हो गया वो कौन हो गया आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसको सारे सिविल भी और मिलिट्री पावर्स भी दे दिया। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम Government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. अब आपको इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी इन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं उसको अब हम किसके कंट्रोल के अंदर रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, और इसको हम सारी सिविल सारी मिलिट्री पावर हम इसके हाथ में दे देंगे। पहला कौन था आपका, विलियम बेंटिक। इसी ने सती सपोर्ट किया, सती को अगेंस्ट वो किया था, राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट कि सती बेकार प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। ये उसी का सबऑर्डिनेट पॉइंट है पहले वाले का ही। इसने जब उसको सारे पावर्स दे दिए तो इसने बॉम्बे और मद्रास के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब हमने इसको क्या क्या पावर्स दे दिए, सिविल भी दे दिए, हमने इसको मिलिट्री के पावर भी दे दिए, और हमने इसके साथ साथ इसको लेजिस्लेशन का पावर भी दे दिया। अभी तक लॉ मेकिंग पावर बाकी प्रेसिडेंसीज के पास भी होता था, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर इसी को दे दी। अब हमने बाकी प्रेसिडेंसी से उनकी लॉ मेकिंग पावर भी पूरी तरह से छीन ली। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड द रेगुलेशंस, बट जो अब लॉज अब बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्ट्स बोलेंगे। तो जब गवर्नर जनरल एक अथॉरिटी को बना दिया, उसको हमने सारी सिविल मिलिट्री और लेजिस्लेटिव पावर दे दी और बोला गया कि इससे पहले जो लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था, लेकिन अब से जो लॉज बनेंगे उसे एक्ट्स बोला जाएगा।
क्लियर? आ गया समझ में? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अभी तक क्या था, ट्रेड मोनोपोली खत्म करी थी, मतलब ट्रेड तो करना अलाउ कर रहे थे ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को, बस ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की थी हमने बोला था कि भाई आप करो, लेकिन आपके अलावा भी जो और लोग हैं वो कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ पे इस एक्ट में हमने उसकी कम्प्लीटली कमर्शियल फंक्शंस की मोनोपोली हटा दी। अब वो उसका सिर्फ एक ही काम हो गया, और वो क्या काम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन द ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो अब बेसिकली हमने सारे कमर्शियल फंक्शंस हमने जो स्टार्ट किए थे ख़त्म करना 1813 से, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। पहले हमने मोनोपोली ख़त्म की, और उसकी सब्सिक्वेंट एक्ट से हमने उसके सारे कमर्शियल फंक्शंस ही ख़त्म कर दिए। सिर्फ उसके पास अब क्या पावर रह गई, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रह गई। ठीक है, फिर आइए, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। हाउएवर दिस प्रोविजन वॉज निगेटेड आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अटेम्प्ट लिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक आप बोला गया कि ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स चुने जाएंगे, जो बेसिकली हमारा यूपीएससी है वही। ठीक है, अटेम्प्ट लाया गया लेकिन ये प्रपोजल जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर लो 1833 में कि लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। लिखो, लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, consolidation and codification of Indian law। तो इस एक्ट से हमने क्या किया, हमने लॉ कमीशन को भी बना दिया। उसका क्या काम होगा कि भाई जितने भी उसने हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज पढ़े हैं उनको अब एक जगह आप कोडिफाई कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो। ये इस लॉ है, ये इस लॉ के अगेंस्ट ऐसी पनिशमेंट होगी, अगर ये आपने वायलेट किया तो ये पनिशमेंट होगी। इसके लिए इन्होंने लॉ कमीशन बनाया। क्लियर हुआ? तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो इससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ओपन एग्जामिनेशन का सिस्टम, इसमें सिर्फ अटेम्प्ट किया गया था इम्प्लीमेंट करने का, जो कि प्रपोजल को डिफीट कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्लियर हो गया? तो इस एक्ट ने क्या क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1833 की सेंट हेलिना एक्ट ने क्या क्या किया। इसने सबसे पहली चीज़ जो की वो की कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया। मतलब कि पूरी इंडिया, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज़ हैं उसको अब कौन गवर्न करेगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक पहला था, इसको हमने सारे पावर्स दे दिए, सिविल, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हमने इसको जब लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी, मतलब हमने बाकी प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर्स को पूरी तरह से छीन लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमने की इस एक्ट में वो की कि हमने अभी तक ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की थी 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे हमने उसके पूरी तरह से कमर्शियल फंक्शंस बंद कर दिए। मतलब अब वो सिर्फ एक कैसे काम करेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी। ट्रेडिंग का कोई लेना देना उससे अब नहीं होगा। तीसरी चीज़ हमने अटेम्प्ट की ओपन सिस्टम एग्जामिनेशन का सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि डिफीट हो गया पर्पस, तो वो नहीं आया क्योंकि उसका प्रपोजल ही डिफीट हो गया। और चौथी जो चीज़ हमने इससे की वो की हमने लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, आइए अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये लास्ट एक्ट थी किसके, क्राउन रूल के पहले। समझ आ रही है बात? क्योंकि 1858 से आपका क्या स्टार्ट हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो ये लास्ट एक्ट थी जो कंपनी रूल के अंदर में थी। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। पहला पॉइंट, it separated for the first time the legislative and executive function of the governor general's council। अब ऐसे याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब जब हमने इसको इतनी अथॉरिटी दे दी है तो अब हमने बोला गया कि इसके अलग अलग करो ऑफ फंक्शंस बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग करो, इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग करो इसकी काउंसिल के।
It provided for addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Legislative Council. अच्छा, अब आप देखोगे कि इससे पहली वाली एक्ट में ही तो हमने सारे पावर्स लेजिस्लेटिव के दिए हैं, उसको दिए कि नहीं दिए? इससे पहले तक तो नहीं थे उसके पास। हमने पोस्ट बनाई और पोस्ट बनाने के बाद हमने उसको लेजिस्लेटिव पावर्स सारे किसके दे दिए? गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए। तो अब नेक्स्ट वाली एक्ट में हमने उस लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए क्या बनाई? एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। ठीक है, और कितने बंदों की बनाई? 6 बंदों की बनाई। ठीक है, अब this legislative wing of the council function as a mini parliament adopting the same procedures as the British parliament। समझ आ रहा है? तो अभी तक लॉ मेकिंग पावर किसके हाथ में थी? आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट के। सारे लॉज तो अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बना रही थी ना। अब हमने बोला कि काम करते हैं, अब हम धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे पहले तो उन्होंने टेरिटरीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये ब्रिटिश की टेरिटरी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश टेरिटरीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया कि हाँ, इंडिया में ये हमारी टेरिटरीज़ हैं। फिर धीरे धीरे उसके लिए इन्होंने एक बंदे को इतनी पावर दे दी कि ये हेड कहलाएगा उन टेरिटरीज़ का। तो अभी तक उस बंदे के पास लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी। अब हमने क्या किया गया? हमने बोला कि चल, पार्लियामेंट तो वहाँ चल रही है, लेकिन ये छोटे रूप में पार्लियामेंट यहाँ भी चलेगी, क्योंकि इतने पूरे एरिया को गवर्न करना है। तो हमने उसको लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दिए। फिर जब हमने उसको लेजिस्लेटिव पावर दिया तो हमने बोला कि अकेला तो वो बना नहीं सकता, तो हमने 6 लोगों को ऐड कर दिया उसकी काउंसिल में। हमने बोला एक काम करते हैं, एक पूरी काउंसिल बना लो और आप मिलके लॉ बनाना, एक मिनी पार्लियामेंट का काम करना आप इंडिया के लिए। ठीक है, adopting the same procedures as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special purpose, special process. ठीक है, तो अभी तक हमने लेजिस्लेटिव पावर्स छीने थे मद्रास और बॉम्बे से, और सारे किसको दे दिए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब हमने उसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अटेम्प्ट किस में किया गया था? 1833 में। फाइनली उसको इंट्रोड्यूस कर दिया 1853 की एक्ट से। द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। अकॉर्डिंगली द मैकुले कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे आपके पहले सिविल सर्वेंट थे, ICS उन्होंने ही क्लियर किया था सबसे पहला। तो अब हमने क्या किया? 1853 से हमने एक ओपन कंपटीशन रख दिया और हमने बोला कि इंडियंस भी इसको कम्पीट कर सकते हैं। वो इतना डिफ़िकल्ट होता था कि इंडियंस निकाल नहीं पाते थे, वो बात अलग है, लेकिन हमने डिबार नहीं किया गया। हमने बोला कि इंडियंस को भी अलाउ करेंगे। लैटिन, इटालियन, इन लैंग्वेजेस में होता था वो, तो मतलब अगर किसी इंडियन को देना तो पहले वो लैंग्वेजेस उसे समझनी पड़ती थी, पढ़नी पड़ती थी, तब जाके वो एलिजिबल भी होता था उस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown, but it did not specify any particular period unlike the previous charters. There was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked. तो उसने recognize तो किया कंपनी का रूल, लेकिन उसने कोई टाइम लिमिट नहीं दी। मतलब अब ये समझ में आने लग गया था कि कंपनी का रूल आज नहीं तो कल ख़त्म होने ही वाला है। अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश क्राउन की हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। 4 members वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब जो ये 6 लोगों की बनाई ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 4 लोग ये बोल रहे हैं कि इंडियंस आएंगे। कहाँ से आएंगे? 4 लोगों के प्रोविंसेस से आएंगे, प्रेसिडेंसी से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होंगी ना, वो अपना अपना बंदा नॉमिनेट करेंगी कि हम इस बंदे को कर रहे हैं, हम इस बंदे को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मद्रास की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लोकल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बोलेगी कि मैं अपना ये वाला बंदा भेजना चाहती हूँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझ आ रहा है? इस तरह से आज के टाइम पे समझो कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपना एक एक बंदा पार्लियामेंट भेज रही है।
क्लियर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपकी, वहाँ पे आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 4 हैं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, 3 तो आपकी प्रेसिडेंसी टाउन हो गए, इसके साथ आगरा, ये चारों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेज रहे हैं आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो एक तरह से फॉर द फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, इंडियंस को एसोसिएट किया लेजिस्लेशन से। इंडियन नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट अपना ही बंदा नॉमिनेट करेंगी ना, ब्रिटिशर्स को क्यों नॉमिनेट करेंगे। ज़रूरी तो नहीं है, ये चारों ब्रिटिशर्स होंगे, ज़रूरी तो नहीं है। इंडियंस कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन आपको ये लिबर्टी तो दी गई ना कि आप अपने बंदे को रिप्रेजेंट कर सकते हो वहाँ भेज के, है ना। लोकल रिप्रेजेंटेशन का यही मतलब है कि आपको हमने ये पावर दिया है कि आप अपने बंदे को नॉमिनेट करके हमारे काउंसिल में भेज सकते हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को हमने वायबल बनाया कि ज़रूरी नहीं कि एक्सक्लूसिवली हर जगह ब्रिटिशर्स ही हों। क्लियर, आ गया ये समझ में। ये हो गई आपकी 1853 की एक्ट। क्या है इस 1853 की एक्ट में सबसे पहली चीज़ जो हम लाए, वो क्या लाए हम, देखो एक्ट, कोई भी एक्ट का क्वेश्चन आएगा ना तो उसको ऐसे समझना कि उसके पहले कौन सी एक्ट आई थी और उसके बाद कौन सी एक्ट आई थी, क्योंकि चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको इसमें, चारों। तो थोड़ा लिंक करके पढ़ना कि 53 हम पढ़ रहे हैं तो उसके पहले कौन सी आई थी, 33 आई थी, और फिर आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि 53 लास्ट थी कंपनी रूल की, क्योंकि इसके बाद क्राउन रूल आने वाला है। फिर आप धीरे धीरे समझो कि यार 33 से तो हमने ये किया था, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। फिर आपको ये सारी चीज़ याद आ जाएगी, सिविल, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव, और जब लेजिस्लेटिव दी तो हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, 6 लोगों में से 4 को हमने लोकल रिप्रेजेंटेशन दी, और इसके साथ साथ हमने बोल दिया कि अब आप क्या कर सकते हो, अब लॉ मेकिंग पावर एक्सक्लूसिव किसका काम हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, उसके लिए हमने हमने लेजिस्लेशन को सबसे पहले अलग किस एक्ट से किया गया, आपकी 1853 की एक्ट से। क्लियर, ये आपको धीरे धीरे, उसी के साथ साथ आपको फिर ओपन सिस्टम वाला भी याद आ जाएगा कि 33 में अटेम्प्ट किया गया था, 53 में इसको पूरी तरह से ले आए थे। पानी पीना है, नींद आ रही है आपको, नींद आ रही है, पानी पी लो, बाहर से ले आओ नहीं तो। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा आज आप लोगों ने, एनवायरनमेंट आप भी नहीं आए थे यार, पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने एनवायरनमेंट सारा, हाँ आपने पढ़ लिया एनवायरनमेंट, आप क्यों नहीं लगा रहे हो एनवायरनमेंट की क्लास, आप तो नए हो अभी GS2 की, तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, पढ़ बाद में लेना, मतलब खुद से जब पढ़ोगे तो बाद में पढ़ लेना। अच्छा आप पढ़ी GS2 रहे हो, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। करें स्टार्ट, चलो। ये हो गई आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब आइए, अब यहाँ पे चेंज आया जो आपका, वो आया क्राउन रूल। अभी तक कंपनी का रूल था, लेकिन सुप्रीम कंट्रोल जो एक्ट बना रहा था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बना रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी थोड़ी बना सकती है एक्ट, लेकिन कंट्रोल जो था सुप्रीम वो कंपनी का था, लेकिन एक्चुअल जो ट्रेडिंग कौन कर रहा था, आपका कमर्शियल फंक्शंस भी, पॉलिटिकल फंक्शन भी वो कंपनी कर रही थी। अब आई आपकी सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, रिवोल्ट हुआ, भले ही रिवोल्ट यूनिफाइड नहीं था, भले ही पूरी कंट्री एक वजह से नहीं लड़ रही थी, लेकिन एक ही एनिमी है सबका और ये सबको पता था। ठीक है, उस टाइम पे नेशनलिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई नेशन की आइडेंटिटी नहीं थी। उस टाइम पे किसी को घंटा फ़र्क पड़ता था कि फ्रीडम मिले इंडिया को या ना मिले, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने अपने किसके लिए लड़ रहे थे, ग्रीवेंसेस के लिए लड़ रहे थे। फार्मर्स अपने लिए लड़ रहे थे, सोल्जर्स अपने लिए लड़ रहे थे, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे वो मनी लेंडर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तो सब अपने अपने ग्रीवेंसेस, लेकिन सबको पता एक ही चीज़ थी, क्या, कि हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है, क्योंकि हमारा जो कॉमन दुश्मन है वो यही है। इंडिया से कोई लेना देना नहीं था उनका। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे लेकिन सिपॉय म्यूटनी फर्स्ट अटेम्प्ट था अपना डिसेंट एक्सप्रेस करने का, पहली बार इस लेवल पे डिसेंट एक्सप्रेस किया, पहली बार नामर्जी जो अपनी होती है वो एक्सप्रेस की लोगों ने, कि हम खुश नहीं हैं। अभी तक लोगों को लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि हम इनको अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि वो
आपके ये कि अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, तो हम इनको एक्सप्लॉइट करके चला लेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स को थोड़ा शॉक लगा कि हाँ ये भी लड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आइए, जब ये रिवोल्ट हो गया तो इसके बाद की जो एक्ट आई आपकी 1858 की, उसमें क्राउन ने बोला कि अब कंपनी के रूल को पूरी तरह से एंड कर देते हैं और अब हम चलाएंगे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, पहले ट्रेड मोनोपोली छीनी कंपनी से, फिर कंपनी से उसके कमर्शियल फंक्शंस छीने, अब हमने कंपनी का रूल ही एंड कर दिया। अब हमने बोला कि क्राउन ही चलाएगा सब कुछ। इस एक्ट को बोला जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी तक जो था वो अच्छे से नहीं चल रही थी गवर्नमेंट, अब सिपाही म्यूटिनी हुई, अब इसके बाद जो एक्ट आएगी उसको बोला जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Abolish the East India Company completely and transferred the powers of government territories and revenues to the British Crown। जितने भी पावर्स, जितने भी फंक्शंस, जितनी भी टेरिटरीज थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, सब कुछ हमने अब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया। क्लियर? पहला पॉइंट, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। क्वीन एलिजाबेथ का डायरेक्ट रूल आ गया। इट चेंज, अब अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, किस एक्ट से बनाया था, 1833 से, बिल्कुल 1833 से हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई और हमने 1858 में उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया। उस पोस्ट को अबॉलिश करके हमने एक नई पोस्ट बनाई, वो क्या हुई आपकी, वाइसरॉय। हमने बोला कि जो वाइसरॉय होगा अब वो कहलाएगा हेड इंडिया की टेरिटरीज का। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब करो बंद और इसको रिप्लेस करो वाइसरॉय से। क्लियर? ठीक है, तो पहला चेंज जो हम लाए वो यही लाए। वाइसरॉय वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके, अच्छा 1857 के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, इसी को हमने क्या बना दिया, वाइसरॉय बना दिया। अब आइए सेकंड, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जाहिर सी बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो लिंक की क्या ज़रूरत है ईस्ट इंडिया कंपनी और पार्लियामेंट के बीच में, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी। किस एक्ट से आया था ये डबल गवर्नमेंट, 1784। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया गया, इसको हमने अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि हमने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है, अब गवर्नर जनरल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे रह के, तो आपकी पोस्ट को भी अबॉलिश कर दिया। तीसरा, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसको हमने सारे एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल और अथॉरिटी दे दिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का मेंबर था उसी को हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला। तो इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उसकी जो अथॉरिटी और कंप्लीट कंट्रोल अब किसके हाथ में आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो पहले लिंक सीओडी कर रहा था ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच का लिंक कौन था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, अब बेसिकली पार्लियामेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने हैं और उसको जवाब देना है कि इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। तो वो काम किस पे दे दिया हमने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे। उसके लिए हमने एक काउंसिल भी बनाई, 15 मेंबर काउंसिल, जो असिस्ट करेगी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। क्लियर? तो वाइसरॉय बनाया गया और आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। वाइसरॉय इंडिया में ही रहेगा, इंडिया के पूरे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को देखेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट होगा, वो वहाँ से आएगा, वहाँ के जितने भी डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा और रिपोर्ट देगा कि सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? अब आइए पांचवा पॉइंट, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सूइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की 15 मेंबर काउंसिल है उसको सू किया जा सकता है या वो किसी को सू कर सकता है। ठीक है, इंग्लैंड में। बेसिकली ये इंडिया में सिर्फ आ क्यों रहा है, एक तरह से समझ लेते हैं, आज की पोस्ट में जो गवर्नर है वो काम क्या करता है, गवर्नर भी यही काम करता है।
सेंटर का सारे डायरेक्शंस देखता है कि स्टेट में सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो रिपोर्ट बैक करता है। वही काम कौन कर रहा है अब? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा है। वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, वो इंडिया में नहीं रहेगा, वो आएगा, काम देखेगा, बताएगा और वापस चला जाएगा, ठीक है। और उसकी जो 15 मेंबर की काउंसिल होगी उसको सू किया जा सकता है। तो मेजर जो चेंजेस आए वो आपके 1858 एक्ट से क्या क्या आए? ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटल अबॉलिश कर दिया गया, आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया, आपने वाइस रॉय बनाया, आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, और आपने क्या बोला कि अब से जितना भी जो पावर है, जितना भी टेरिटरी, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, वो क्राउन डायरेक्टली देखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना अब नहीं। उसके बाद आइए, द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. अब इन्होंने बहुत ही चालाकी से चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन अभी भी अल्टीमेट कंट्रोल इन्होंने किसको दे दिया? कंपनी से निकाल के आपने क्राउन को दे दिया। आपने एक्चुअली लोगों के वेलफेयर के लिए तो कोई काम करने की कोशिश नहीं की ना। आपने रिवोल्ट देखा, लेकिन आपने ये तो नहीं सोचा कि हमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने। आपने बस बेसिकली ओनर चेंज कर दिया। आपने बोला अभी तक कंपनी ओन करती थी, अब वो पावर हमने किसको दे दी? क्राउन को दे दी। लेकिन अभी भी जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो इंग्लैंड के हाथ में ही है, इंडियंस का अभी भी कोई से नहीं है। अब जो सब्सिक्वेंट एक्ट्स आएंगी 1861, 92, 1909, 1919 और 1935, इन एक्ट्स में यही कोशिश है ब्रिटिशर्स की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इन्वॉल्व कर दें, लेकिन पावर ना दें। समझ रहे हो? हम सिर्फ कहने के लिए बोलें कि हाँ आपके भी तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे काउंसिल में, तो जब लोग लड़ने आए तो हम बोलें आपका बंदा है तो हमारे काउंसिल में, क्यों नहीं लेता वो डिसीजंस? लेकिन मेजॉरिटी आप किसकी रखोगे? उनकी रखोगे। तो जैसे आपको कोई डिसीजन लेना भी है तो वो डिसीजन हार जाएगा आपका, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी वहाँ। तो अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगी, तो वो आपका प्रपोजल हार जाएगा वहाँ पे काउंसिल में। तो बेसिकली मेजॉरिटी इन्होंने ऑफिशियली रखी, अनऑफिशियल मेंबर्स ऐड करते गए इंडियंस, 1, 2, कभी 4, ताकि लोग खुश रहें, इनको बेट मिलता जाए कि हाँ है तो रिप्रेजेंटेशन। मॉडरेट्स तो इसी पे खुश होते थे ना। मॉडरेट्स को लगता था दे तो रहे हैं हमको रिप्रेजेंटेशन, बेचारे कर तो रहे हैं हमारे लिए इतना कुछ, हमारे वेलफेयर के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हम कभी डेवलप ही नहीं हो पाते, हमको अकल ही नहीं आती कैसे गवर्न करना है, कभी एक कंट्री बन ही नहीं पाती इंडिया, क्योंकि कॉमन एनिमी नहीं था हमारा कोई। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से ही लोगों में नेशनलिज्म जागा, नहीं तो, और ये सही भी है, ये वैलिड है ये आर्ग्यूमेंट। अगर आपका कॉमन एनिमी नहीं होगा तो यूनिटी भी नहीं आती कंट्री में, फ्रैक्शन में बटे होते, कहीं राजा कोई और कर रहा होता, कहीं कोई और राजा राज कर रहा होता, और वो जैसे राजा प्रजा वाला कॉन्सेप्ट होता था, ये अगले और भी चलता 200-300 साल, क्योंकि इंडियंस को कोई जल्दी नहीं थी, खुश थे वो वहाँ पे, ठीक है। एज अ नेशन और सिविलाइज्ड होना वो आपका आया ब्रिटिशर्स के आने का। मैं तो ये बोलती हूँ और 200 साल राज करना चाहिए था ब्रिटिशर्स को एक्चुअली, बट क्योंकि आप यार आप देखोगे ना उनकी जो सिविलाइजेशन है, इंडिया दूर दूर तक उनको मैच नहीं करता, और वो रहते हैं उस सुप्रीमेसी के साथ। आप कभी लंदन जाओ या यूके जाओ तो वो वैसे रहते हैं, उनको पता है कि हम भी वर्ल्ड चला रहे हैं, ऑल्दो अब कोई सुप्रीमेसी का मतलब नहीं है ग्लोबलाइजेशन के बाद, लेकिन उनमें वो है एटीट्यूड की हमने ही स्टार्ट की है सिविलाइजेशन, और की भी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंग्लैंड से ही आया, जितने भी आपको अच्छे पोएट्स राइटर्स मिलेंगे वो इंग्लैंड के ही मिलेंगे। अभी भी वहाँ का कोई क्लाइमेट नहीं है, अब समझ रहे हो? हम डेवलप्ड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर ठीक है यार बोलना नहीं चाहिए, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे अफ्रीका को देखोगे आप, कितना पीछे है वो, कितना पीछे, अभी भी कितना पीछे है वो। अफ्रीका तो बहुत बाद में छोड़ा उन्होंने। मेरा ये कहने का मतलब है कि सारे एक साथ डेवलप नहीं हो सकते ना, वो सिविलाइज्ड लोग हैं और वो हैं इंग्लिश लोग सिविलाइज्ड। आप जाओगे तो आपको सच में लगेगा आप कितने गरीब और कितने अनपढ़ हो उनके आगे, और वो रहते हैं वैसे, तो वो उनकी सिविलाइजेशन है। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अनपढ़ हैं या हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हम उनसे ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, बट उनको स्किल से लेना देना ही नहीं है कुछ, वो अपनी सुप्रीमेसी में ही रहते हैं, खुश रहते हैं, और तो वो चीज़ है। तो ये आप सोचो, ये तो अब हम पढ़ लिख गए तो हम इस लेवल पे आए कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं,
किसी गांव वाले को जब आप कोई ब्रिटिशर्स को देखते थे गांव वाले, तो उनको तो यही लगता था ये तो भगवान के लोग आ गए हैं, इतने गोरे, इतने वेल ड्रेस्ड, इतना अच्छा खाते पीते। हमारे इंडियंस को तो लगता था हम कभी ज़िंदगी में मैच नहीं कर पाएंगे इनको। और वो वाजिब भी है, क्योंकि आप जब आप उस लेवल पे होते हो कि जब आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं, आप फार्मर हो, एक तरह से उगा रहे हो, खा रहे हो और रह रहे हो, विलेज इकोनॉमी से भी बदतर स्थिति। अभी तो विलेजेस भी कितने डेवलप हो गए। तो ये तो अब हुआ है ना हमारे साथ। उस टाइम तो बहुत बड़ी बात लगती थी उनसे मैच करना भी। तो वही चीज़ है। और उन्होंने यार राज इतनी कंट्रीज़ पे किया, कुछ सोच के ही किया होगा ना। इतनी कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया, कुछ सोच के ही बनाया होगा। डेवलपमेंट तो सबसे पहले वहीं आया ना। और ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सबसे बेसिक रेवोल्यूशन है मैनकाइंड का, जिसने बेसिकली हमें जानवर से इंसान ही बनाया, वो तो वहीं से आया ना। उससे पहले कोई कंट्री के बारे में तो नहीं आई खबर कि मशीनें, पावर लूम निकाल लिया है या फैक्ट्रीज बना ली हैं। भले ही कैसे भी कंडीशंस में बनाई, लेकिन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट तो आया वहीं से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आए वहीं से कि लेबर होगा हमारे पास, रेंट चाहिए होगा हमको। हाँ। और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गवर्नेंस था इनका। फॉलो आप देखोगे ना, उस टाइम पे भी ये फोकस करते थे कि एक्ट निकालते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते थे। इंडिया में कोई उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन का नाम और निशान ही नहीं था। ये लोग फरमान मतलब हर चीज़ ऑफिशियल नोटिस में जारी करते थे कि आगे जाके अगर जनरेशन्स को पढ़ना पड़े तो वो चीज़ फोकस कर। और इतने ज़्यादा ईगर थे हमारी लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए भी। अब वो कोई भी उनका इंटेंशन हो, बेटर गवर्नेंस कर हो या बेटर एक्सप्लॉयटेशन का हो, लेकिन वो ये संस्कृत ये सब इन्होंने पढ़ा हुआ है, बंगाली लैंग्वेजेस ये पढ़ के गए हैं यहाँ से, ये कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इन पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ थी कि भाई पढ़े, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट रखने वाले लोग। तो उस टाइम इंडिया बहुत पीछे था। उस टाइम इंडिया में 4 या 5 लोग ऐसे थे जो वकालत पढ़ के बाहर से आ गए थे, या जो बहुत ही एलिटिस्ट, बहुत ही अमीर लोग, राजा वाजा के बच्चे जाते थे पढ़ने बाहर। अदरवाइज पढ़ाई का कोई वो ही नहीं था स्कोप। तो वो चीज़ डिफरेंस जो था वो मेजर डिफरेंस था। अब भी हम भी तो उसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। कौन सा हम इंडिया के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इंडियन हेरिटेज को रख रहे हैं अपने साथ में, लेकिन हम जा तो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ ही रहे हैं ना। हमारा रहना सहना खाना पीना भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस टाइम पे तो बहुत ही डिफरेंस था। अब जब हम 200 साल बाद भी हम अभी भी भाग ही रहे हैं उस रेस में। आगे हमें अभी 50-60 साल और लग जाएंगे अच्छी इकोनॉमी बनने में। तो वो चीज़ उनको पहले भी समझ आ गई थी कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है इस चीज़ को, कि इनके पास मैन पावर है। जैसे अफ्रीका के पास उनको पता था ऐसे बंदे हैं जो धूप में काम कर लेंगे, तो हमने प्लांटेशन में उनको भेज दिया। तो ये चीज़ें सोचना भी तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। उनको पता था कि हम धूप में काम नहीं कर पाएंगे, उनको पता था कि हम इन बीमारियों में मलेरिया ये सब डेंगू नहीं झेल पाएंगे। तो इन्होंने उन बंदों को ही काम पे लगाया जो ऑलरेडी ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे थे। अफ्रीकन्स, उनको नहीं फ़र्क पड़ता धूप में काम करने से। अभी डिसग्रेसफुल बात है, या अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी भी अफ्रीका बहुत पीछे है इस वजह से। तो अब वो कैसे सुप्रीमेसी मेंटेन करते हैं? आज के टाइम पे सुप्रीमेसी कैसे मेंटेन होगी? आपने पैसा दे दिया, आपने आर्म्स अम्यूनिशंस की टेक्नोलॉजी दे दी, वही जो चाइना कर रहा है। वो नहीं हो पाए सिविलाइज्ड, हमने यूटिलाइज किया। ऐसे तो पाकिस्तान ही नहीं है सिविलाइज्ड, हमारे बगल में ही है। अफगानिस्तान नहीं है डेवलप्ड, नेपाल भूटान नहीं है डेवलप्ड। तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में। और अभी इंडिया में 2 चीज़ें तो बहुत ही अच्छी हैं, एक तो हमारी यूथ पॉपुलेशन, और दूसरा ये हो गया कि अब हम पॉपुलेशन बड़ी हो गई हमारी, लेकिन हमारा जो चंक है, जो यूथ है, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी आप देखोगे यूरोपियन नेशंस की बहुत बुरी हालत है, हर जगह रिसेशन आया हुआ है। इंडिया की इकॉनमी कुशन में चल रही है अभी भी, ठीक है। अब क्यों, और हमारा तरीका देखो ना, हमने स्किल से अटैक किया है सब पे। हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को भेजते हैं हर कंट्री में। चाइना क्या कर रहा है? चाइना कैसे कंट्रोल? चाइना पैसा दे के कंट्रोल कर रहा है कि इतना पैसा दे दो कि वो वापस ही ना कर पाएँ कभी। और अब जब वो वापस नहीं कर पाएंगे तो कंट्रोल किसका होगा? आप ही का होगा। चाइना की वो पॉलिसी है। यूएस डेटा से पागल हुआ जा रहा है, यूएस और रशिया डेटा से ही कंट्रोल किए जा रहे हैं सबको, उनका डेटा ही चुराए जा रहे हैं और एनालिसिस करे जा रहे हैं उस डेटा का। ये हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था 2019 में, अब उसको वापस कर दिया गया। उसमें बोला गया फ्रेश बिल बनाओ उसको।
वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडियंस ने पहली बार बोला था सोशल मीडिया आपकी जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, कि आप अपना सर्वर यहाँ लगाओ। हमारी जो आपकी फेसबुक और आपका जो इंस्टाग्राम है, हमारे लोग आपके लगाए हुए सर्वर से क्यों गवर्न हो, आप इंडिया में ही लोकेट करो उन सर्वर्स को। अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है, मतलब इंडिया में ही, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आपको अपने कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं ऑपरेट कर सकते इंडिया में। जैसे व्हाट्सएप के टाइम पे जब हुआ था, इनक्रिप्टेड मैसेज जब नहीं आते थे तो कितनी लड़ाइयाँ होती थी, कितनी फेक न्यूज़। तो इंडिया ने तब टफ स्टैंड लिया ना। इंडिया ने बोला हमारी कंट्री में हेट्रेड फैल रहा है, हमारी कंट्री में दंगे फसाद हो रहे हैं आपके मैक्सिमम फॉरवर्डेड से। पहले तो कितने भी फॉरवर्ड जा सकते थे, अब आप 5 या 6 लोगों को ही कर सकते हो सिर्फ। और इनक्रिप्शन आया फिर उसके बाद कि जिसको आप भेज रहे हो बस वही पढ़ सकता है आपके मैसेज, और कहीं नहीं जा रहा है ये मैसेज। कितने कितने केसेस चल रहे होते हैं यूएस में भी, फेसबुक इन सब के लिए चल रहे होते हैं। आते हैं वो, अपील सुनते हैं उनकी, और फिर लटक जाता है वो केस भी, कोई कुछ नहीं होता। क्या होता है उनके लिए? फ़ाइन देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास डेटा, उनको पता है डेटा आगे जाके ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। अब जैसे सऊदी नेशंस, उन्होंने ऑयल से ही कंट्रोल कर रखा है पूरी कंट्री को, तो ये अपना अपना तरीका है कि आपको कैसे कंट्रोल। इंडिया के पास ऐसा कोई मेजर रिसोर्स नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने स्किल्ड वर्कफोर्स भेजता है। अब हमारे जो इंडियंस हैं वो हर जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बनता जा रहा है, कनाडा इंडिया बनता जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ तो बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं वहाँ पे, या हम बच्चों को काम करने भेज रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतना सस्ता लेबर है हमारे पास, स्किल्ड लेबर इतना सस्ता है हमारे पास कि यूएस को भी लगता है कि यूएस के बंदे को रखने से अच्छा इंडियंस को ही रख लो, कि और ये ज़्यादा काम करते हैं, काम करने की भी आदत हमें ज़्यादा होती है। तो वो बात है, तो ऐसे कंट्रोल बनाया जाता है। और इंडिया की डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक पावर्स बहुत, आईआर जो जिसने भी पढ़ा होगा ना आपको, इंडिया के डिप्लोमेटिक पावर्स भी बहुत सही हैं, क्योंकि हमारे पास डिप्लोमेट्स भी इतने सही हैं कि उनको एग्जैक्टली पता है किस मीटिंग में क्या बोलना है। नहीं तो हमारी हालत भी वही होनी थी, पाकिस्तान टाइप ही होनी थी। हमारी बदतर इसलिए होती कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कंट्री इतनी बड़ी है, बट हमने यूटिलाइज़ किया ना उस चीज़ को एजुकेशन के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे। वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में गिने चुना 1 या 2 बंदा होता है जो पढ़ा हुआ होता है, और अभी भी वही हालत है उनकी। इंटरेस्ट भी नहीं और वहाँ के लोगों को पढ़ने में। वहाँ के डिप्लोमेट्स और हमारे के डिप्लोमेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वही बात होती। अब जैसे इन्होंने सिविल सर्विसेज बनाया, लेकिन हमने कंटिन्यू किया ना उसको। हमने बोला कि हमें चाहिए होंगे ऐसे ऑफिसर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। हमने हर चीज़ तो नहीं हटाई इनकी। हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लाए तो हर चीज़ जिनकी जो बेस्ट थी, जो हमारे क्राइटेरिया पे सेट करी थी, हमने वो ली। तो ये चीज़ जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हमने उस टाइम पे, और अभी भी जो हम अगले, और अभी हमें लगेंगे 40-50 साल, लेकिन ये चीज़ है, हमें पता है कि हमारा जो स्किल वर्कफोर्स होगा वो इंडिया में भी काम कर पाएगा या बाहर जाके भी कहीं भी काम कर सकता है। और यही हमारा एडवांटेज है। पॉपुलेशन हमारी अब चाइना को भी सरपास कर चुके हम, लेकिन हमें पता है कि उनके पास ओल्ड एज पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ है जो यूटिलाइज हो सकता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएगा जो। तो ये चीज़ जो पॉजिटिव्स हैं हमारी इंडिया के, ठीक है। प्लस हमारी जो डिप्लोमेसी, हमको एग्जैक्टली पता है कि हमें किस कंट्री का क्या पकड़ना है, ठीक है, क्या सॉफ्ट पॉइंट है उनका जो हमको पकड़ना है। हम ट्रेड में भी आ गए, हम ओशन, आप जो ओशन का रास्ता देखोगे वहाँ पे भी हमारा ट्रेड सही है। किसी ऐसी कंट्री से कोई खतरनाक लड़ाई नहीं है कि हमारे ट्रेड को रोक दिया जाए। हमने सबसे वैसे ही मेंटेन करके रखा है, ठीक है। चलो कहाँ पे थे हम? 1858 हो गया कंप्लीट। मेजर जो चेंजेस आए वो इससे आए। अब आइए, आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indians in the administration of their country। आया समझ में ये चीज़ कि 1857 में जब लड़ाई हो गई तो उनको ये लगने लग गया कि अब हम एक काम करते हैं, इंडियंस को इन्वॉल्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। In pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 92 and 1909. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. अब क्या क्या major changes आए 1861 में, हम वो देखेंगे। सबसे पहला, it made a beginning। अब देखो 1861 में तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि A58 के जस्ट बाद वाली है। तो 58 में हमने क्या करना स्टार्ट किया था, इंडियंस को लाना शुरू कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वही चीज़ 1861 में हो रही है। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। कितने मेंबर्स थे वाइसरॉय के काउंसिल में?
अभी फिक्स नहीं किए गए थे, वाइसरॉय की काउंसिल बनाई गई थी लेकिन फिक्स नहीं किए गए थे। तो वाइसरॉय की काउंसिल में अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंडियंस को लाना शुरू कर दिया, ठीक है। In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council, the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Roy। मतलब इस एक्ट में जो एग्जैक्टली 1858 के बाद आई थी, इसमें हमने क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपकी किसकी, वाइसरॉय की, उसमें हमने इंडियंस को बुलाना शुरू कर दिया, 3 इंडियंस को बुलाया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दिख गया, क्योंकि ऑफिशियल मेंबर्स जो थे ना आपके वो अभी भी कौन थे, ब्रिटिशर्स ही थे, ऑफिशियल उनकी मेजॉरिटी थी। हमने बस इंडियंस को नाम के लिए एसोसिएट करना शुरू कर दिया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिस नहीं दिया उनको बस नॉमिनेट करके बुलाया, ठीक है। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the legislative powers of the मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आया समझ में, जो 1833 से हमने completely इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। स्टार्ट किससे कर दिया था हमने, 1773 से कर दिया था हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बनाया, मतलब हमने बंगाल को ऊपर और बाकी सबको नीचे रखा, ये हमने उसी एक्ट से शुरू कर दिया, किससे, 1773 से, और फाइनल उसको टच हमने दिया 1833 में। हमने कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट कर दिया उन दोनों को। हमने बोला कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको हमने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो हमने पूरी तरह से उन दोनों को नीचे कर दिया। तो जो 1773 से शुरू हुआ था उसको हमने फाइनली कंप्लीट किया 1833 में। इसको हमने वापस रिट्रेक कर दिया अपना डिसीजन। हमने बोला कि अब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं ताकि हम जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स पहले थे प्रेसिडेंसी टाउन्स के उनको हम वापस दे रहे हैं। क्लियर, आगे समझ में। उससे हमने जो पावर्स ले लिए थे लेजिस्लेटिव पावर्स 1833 से, वो हमने अब वापस दे दिए किसको, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। It does reverse the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833। तो आपको ये पूरा डिटेल नहीं आएगा, आपको बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन किस एक्ट से, डिसेंट्रलाइजेशन किस एक्ट से आया, ठीक है। तो आपको समझना है डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, कि हमने पहले क्या किया था, बंगाल को सारे पावर दे दिए थे, अब हम वापस उसको सारी प्रेसिडेंसीज को अपने अपने पावर्स दे रहे हैं। तो वो हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। फिर आइए तीसरा पॉइंट, इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1862, 86, 97 रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट नथिंग मेजर, ठीक है, कुछ भी इसमें मेजर नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को क्यों दिया गया, वहाँ पे ट्राइबल एरिया था पहले तो, पश्तून्स का जिसको बोला जाता है, ठीक है, और वो उस तरफ थे, और मुस्लिम लीग भी उस टाइम पे आ गई थी, इस्टेब्लिश कर दी गई थी इस टाइम पे, नहीं मुस्लिम लीग 1905 में हुई है, हाँ। तो इस टाइम पे इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, इनके लिए अलग से काउंसिल बना देते हैं, पंजाब के लिए अलग, बंगाल, ये जो मेजर प्रोविंसेस थे ना, जैसे बंगाल जो था ना वो बहुत बड़ा एरिया था। कब हुआ बंगाल का पार्टीशन, 1905 में। बंगाल पे नज़र पूरे टाइम से थी ब्रिटिशर्स की। तो पहले कैसे थी, ट्रेडिंग एरिया की वजह से थी, पोर्ट था जो अभी मैंने आपको बताया, सॉइल वहाँ पे फर्टाइल था। फिर धीरे धीरे बंगाल का जो इंटेलिजेंशिया है वहाँ पे लोग ना पढ़ने बाहर जाने लग गए, बंगाल के लोग पढ़ने बाहर जाने लग गए इंडिया से, लॉयर्स निकल के आ गए, आपके राइटर्स निकल के आ गए। तो बंगाल एरिया भी बहुत बड़ा था, जोग्राफी वाइज भी बहुत बड़ा एरिया था, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पहले सारा बंगाल ही था आपका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी पहले बंगाल में ही आते थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स की नज़र शुरू से कहाँ पे थी, बंगाल पे थी। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि इनको तोड़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फैला रहे हैं नेशनलिज्म, तो पहले इनको तोड़ते हैं। तो जब पार्टीशन हुआ ना तो उन्होंने रीज़न क्या दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि भाई ये बहुत बड़ा एरिया है, हमें मुश्किल पड़ रही है एडमिनिस्टर करने में। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था कि उसको तोड़ना था नेशनलिज्म को, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे राइटर्स जो थे, आपके पोएट्स जो थे, वो स्लोगन्स बनाने शुरू हो गए थे। वो स्लोगन, अब जैसे घर घर मोदी क्या है, ये इतनी बार आपने उसको बोल दिया कि वो हो ही गया एक्चुअली। आम आदमी तो स्लोगन और पोयम ही समझता है ना बेसिकली, आप इलेक्शंस में भी यूज़ करते हो। तो वही चीज़ वहाँ हो रही थी कि वहाँ पे ऐसे ऐसे स्लोगन निकल रहे थे कि ब्रिटिश छोड़ो, मतलब अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ, या रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे थे उनके ऑफिसर्स के खिलाफ, और वहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे, तो वो चीज़ इनको डरा रही थी ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने क्या किया, पार्टीशन करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कम्युनल लाइंस पे खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए
फिर आइए आपका तो डिसेंट्रलाइजेशन याद रखना है आपको, जो 1833 से खींच लिया गया था वो हमने वापस दिया 1861 में। दूसरा आपने याद रखना है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम आज के टाइम पे क्या है? पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? अच्छा, आपका ये पोर्टफोलियो, आपका ये पोर्टफोलियो एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करता है अलग अलग पोर्टफोलियोज अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आप फॉरेन ले लो, आप डिफेंस ले लो, आप एजुकेशन ले लो। तो ये जो सिस्टम आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 1861 की एक्ट से हुआ था। इसको ऐसे याद रखना कि जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो हम बेसिकली क्या करें, अथॉरिटी को बांट रहे हैं सब में, तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी यही करता है आपका। तो एक ही एक्ट से आया आपका डिसेंट्रलाइजेशन और पोर्टफोलियो सिस्टम। It empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. Under this, a member of the viceroy's council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department. तो बेसिकली हमने क्या करना शुरू कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए और एक एक बंदे को उसका हेड बना दिया कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो गए यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसके। क्लियर? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 months। तो तीन चीज़ें मेजर जो हुई इसमें वो क्या हुई, सबसे पहली जो चीज़ हुई, अब 1861 है तो आपको ये चीज़ तो याद रहेगी कि 58 के बाद हुई, मतलब हमने इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ओनली। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, पोर्टफोलियो और ऑर्डिनेंस, ये तीनों आपको एक साथ याद रखने पड़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, पोर्टफोलियो और ऑर्डिनेंस, डीओपी से याद रख लो। ठीक है, सब कुछ 1861 में हुआ। अब बेसिकली हो क्या रहा है ये समझ में आ रहा है ना, अब एडमिनिस्ट्रेशन बेटर चलना शुरू हो रहा है उनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। अब ये वही चीज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स की ही है। तो 1861 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके सब्सिक्वेंट एक्ट में इन्होंने बढ़ा दिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब और इंडियंस लेने लग गए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि आओ भैया लॉ बनाओ। दूसरा इसने क्या किया, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। मतलब पहली बार, अभी भी बजट के इनैक्टमेंट की पावर नहीं आई है, अभी बजट सिर्फ डिस्कशन की पावर आई है। ठीक है, सिर्फ डिस्कस करने का पावर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कि बजट डिस्कस हो सकता है। तीसरा, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मतलब सबसे पहले क्या किया गया, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन हेड कर रहा है उसको, वॉइसरॉय एक्ट कर रहा है। नीचे है आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अलग अलग प्रोविंसेस में बनी हुई हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ना पहले, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स टाइप। तो यहाँ से बंदे जो हैं वो कौन नॉमिनेट, आप वाइसरॉय को बोला गया कि हम एक काम करते हैं, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने का पावर देते हैं आपको। वो मेंबर्स भी अभी भी कौन है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही हैं। ठीक है, तो वाइसरॉय क्या करेगा, आपका नॉमिनेट करेगा उन मेंबर्स को, लेकिन किसके बेसिस पे करेगा, कौन से मेंबर्स होंगे वो आपके, और किसकी रिकमेंडेशन पे करेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों जिन नामों को रेकमेंड करेंगे उसको ये नॉमिनेट करेगा अपनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो एक हो गया एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक हो गया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों जिस बंदे को रेकमेंड करेंगे मिलके, उनको ये नॉमिनेट करेगा अपनी ही काउंसिल में। तो ये पावर हमने और बढ़ा दी, हमने बोला कि चलो अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी पावर मिल गई है कि वो वाइसरॉयल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन जाएगा उसको डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड, दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन। अब सेम चीज़ देखो, एक है आपकी वाइसरॉय और उसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक है आपका गवर्नर और उसकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर प्रोविंस की
एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और उसका एक गवर्नर होगा, और वही सेम चीज़ एनालॉजी सेंट्रल लेवल पे वाइसरॉय, वही हो गया प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये कौन कर रहा है? आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर रहा है हेड। अब इसमें बोला गया कि इसके साथ साथ हमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स निकालते हैं, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स किसकी रिकमेंडेशन से आएंगे? पीएलसी की रिकमेंडेशन से आएंगे। क्लियर? जो ये बंदे रेकमेंड करेगा अलॉन्ग विद बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये जिनको रेकमेंड करेंगे उनको ये नॉमिनेट कर देगा अपनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सिमिलरली गवर्नर भी अपनी पीएलसी में कुछ नॉमिनेटेड बंदे लेगा, और वो नॉमिनेटेड बंदे किसकी रिकमेंडेशंस में आएंगे? आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, मतलब और जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं। आ गया समझ में? क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसको मैं फिर से रीड कर रही हूँ पूरे पॉइंट को। It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce, and that of the Provincial Legislative Council by the Governor on the recommendation of District Board, Municipalities, Universities, Trade Associations, Zamindars and Chambers। मतलब हमने क्या किया? हमने दोनों लेवल पे, सेंटर लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऐड कर दिए। जो सेंटर के हैं वो प्रोविंशियल के रिकमेंडेशन से आ रहे हैं, जो प्रोविंशियल के हैं वो उसके नीचे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन से आ रहे हैं। तो अब हमने तीनों टियर ऑफ गवर्नमेंट को से दे दिया कि तुम अपने ऊपर वाले लेवल पे कुछ बंदों को नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये सारे जो हैं वो अभी भी नॉन ऑफिशियल हैं, ठीक है, मेंबर्स। इसीलिए बोला गया कि भले ही इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया इस एक्ट में, लेकिन एक तरह से हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन तो दे दिया ना। ये जो थर्ड पॉइंट में हो रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शन ही तो हो रहा है, नॉमिनेट ही तो कर रहे हो आप मेंबर्स को। लोग अगर लोग इलेक्ट करते तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, भले ही लिमिटेड लेवल पे हुआ, लेकिन इलेक्शन की पिक्चर तो दिखी आपको यहाँ पे कि स्टार्ट हो सकता है इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies. Clear? तो word election अभी भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्शन का आपको रूप देखने को मिलेगा आपकी 1892 की एक्ट में। बजट अभी भी हम इनैक्ट नहीं कर सकते थे, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब आइए 1909 की इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो जो थे आपके वॉइसरॉय थे। इसने बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ की वो क्या की वो हम देखते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट का नाम लाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से वो आ सकता है कि इंडिया में कम्युनल इलेक्टोरेट की बीज किसने बोई, और वो था आपका 1909 लॉर्ड मिंटो ने किया था वो। अब पढ़ते हैं इसको एक एक पॉइंट। It considerably increased the size of legislative councils, both central and provincial. The number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The number of members in the Provincial Legislative Council, अलग अलग provinces में अलग अलग थे, वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो अब इन्होंने क्या किया गया? अच्छा 1861 में देखो क्या किया इन्होंने पहली बार इंडियंस को अटैच किया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। फिर 1892 में उन्होंने उस नंबर को बढ़ाया। अब इन्होंने इस वाले में स्ट्रेंथ को ही बढ़ा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, ठीक है। पहले 16 बंदे थे, अब इन्होंने उसको 60 कर दिया गया ताकि और से और इंडियंस को वो इन्वॉल्व कर सकें। दूसरा, बट इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। समझ में आ रही है चीज़ें? पहले तो क्या किया गया? अच्छा अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ध्यान से सुनना, पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लेजिस्लेटिव फंक्शन दिए, फिर हमने उसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। यहाँ तक इंडियंस का कोई नाम नहीं है। फिर हुआ रिवोल्ट। फिर रिवोल्ट के बाद हमने जो पहली एक्ट आई आपकी 1850 एक्ट, उसमें हमने इसमें इंडियंस लाने शुरू किए एक एक करके। हम बोला चलो थोड़े बहुत तो लाते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियली लाते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, उस इंडियंस के नंबर को बढ़ाया सब्सिक्वेंट एक्ट से। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते गए। फाइनली हमने क्या कर दिया, हमने स्ट्रेंथ ही बढ़ा दी, हाउस को ही बढ़ा दिया गया।
ठीक है। और हमने बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी होगी, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी चल सकती है। मतलब जो इंडियंस को हम अपॉइंट कर रहे थे वो यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये अभी बोला 1909 में, ये इस वाले में बोला। ये पहले से ही था, प्रोविंसेस में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल चल ही रही थी ना, लेकिन वही ना पहली बार हमने पूरी इंडिया को रिकॉग्नाइज किया कि ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं। छोटे मोटे रूप में तो चल ही रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये हमने 1909 से क्या किया गया, हमने फॉर द फर्स्ट टाइम बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। मतलब यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। आया समझ में? तो धीरे धीरे करके पहले लेजिस्लेशन लाए, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, फिर उसके साथ बंदों को अटैच किया, फिर इंडियंस को अटैच करना शुरू किया उसमें, फिर इंडियंस के स्ट्रेंथ को बढ़ाया, और फिर पूरे के पूरे हाउस को बढ़ा दिया गया स्ट्रेंथ को। ठीक है। और बोला गया कि ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल काउंसिल में उन्हीं की रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। आ गया समझ में? थर्ड पॉइंट, it enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. अभी भी बजट एज अ होल पास नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप पहले डिस्कस कर सकते थे, अब उस बजट पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और रेजोल्यूशंस पास कर सकते हो। तो हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को और इनलार्ज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियर? चौथा, it provided for the first time for the association of Indians with the executive councils of the viceroy and governors. अभी ये सब लेजिस्लेटिव काउंसिल में चल रहा था, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दोनों लेवल पे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भी हमने इंडियंस को लाना शुरू कर दिया गया 1909 से। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एज द लॉ मेंबर। लॉयर थे, उनको वॉइसरॉय ने नॉमिनेट किया कि मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आइए आप, तो आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले इंडियन थे। किस एक्ट के अंदर हमने पावर दी? 1909 से। फिफ्थ, जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल था, it introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorates. क्या होता है separate electorates? बिल्कुल, मतलब मुस्लिम का जो आपका लीडर इलेक्ट होगा, मुस्लिम का जो इलेक्टोरेट होगा वही उसको इलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब मुस्लिम्स को ही चूज़ कर सकते हैं और आपका हिंदूज को। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था इंडिया में। तो ये आया आपका 1909 से। Thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. इससे क्या फैला? डिवाइड एंड रूल इसी से फैला है ना। हमने बोला हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हमें किसको चूज़ करना है। तो एज इंटायर नेशन तो नहीं होते थे इलेक्शंस, तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टरेट से लाके हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शनलिज्म बढ़ा दिया, हमने डिसयूनिटी बढ़ा दी लोगों के बीच में। ठीक है। सिक्स्थ, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार। अब इनको भी हमने अलग रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है आपके उस तरफ, जैसे ये प्रेसिडेंसी मतलब बेसिकली क्या, ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस जो हैं आपकी, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, जो ट्रेड कंपनीज थी, इनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी। तो इस एक्ट से क्या क्या चेंजेस लाए, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, है अभी टाइम? बिल्कुल, हमने क्या किया गया, हमने पूरी की पूरी साइज़ बढ़ा दी, और साइज़ बढ़ाने के साथ साथ भी हमने एक चीज़ और करी। हमने बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। कम्युनल इलेक्टोरेट सबको याद रहेगा, 1909 से ही आया है ये। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल, और तीसरी चीज़ जो याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो इसमें करनी है आपकी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस को एसोसिएट करना हमने शुरू कर दिया। क्लियर? अब आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी तक हमने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा, ये जो सब्सिक्वेंट एक्ट आई ना, इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिए। सिख के लिए भी, आपका पारसीस के लिए भी, मतलब पूरी तरह से फैला दो डिसयूनिटी। ठीक है, पढ़ते हैं ऑन। अच्छा, ऑगस्ट डिक्लेरेशन क्या था?
हाँ बिल्कुल। अब वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट चाहिए था इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट चाहिए था इंडिया का, तो क्या किया गया, हमने कहा एक काम करते हैं, सपोर्ट लेना है इनसे, ये हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो रखी है पूरे अराउंड द वर्ल्ड में, जो छोटे पावर्स हैं वो बड़े पावर्स को हरा रहे हैं, तो ये इंडियंस भी ना करने लग जाए इस चीज़ को। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, इनको धीरे धीरे ना ये बेट देना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। तो इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं, इन्होंने सेल्फ रूल के बारे में बात की थी कि हाँ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही है कि इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी जाए। On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. क्या words देखो, gradual introduction of responsible government in India. The Government of India Act 1990 was thus enacted, which came into force in 1921. इसको बोला जाता है Montego Chelmsford Reforms. Montego again Secretary of State था और Chelmsford क्या था आपका Viceroy. पहला फीचर जो था इसमें वो था it relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. अच्छा, इस एक्ट को ऐसे याद रखना, 1919 है ना, ठीक है, इस एक्ट ने यही किया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है सेंट्रल और स्टेट में, मान लो दो हाउसेज बना दी, मतलब दो चीज़ें की, बाइफरकेट किया है इस एक्ट ने, ठीक है। अब एक एक पॉइंट करेंगे तब समझ में आएगा। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसने क्या किया गया, अभी तक सारा रूल कौन कर रहा था, सेंट्रल कर रही थी प्रोविंसेस पे, अब इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, डिमार्केट करना शुरू कर दिया, मतलब कि इस चीज़ों पर तुम लॉ बना लो, इन चीज़ों पर हम लॉ बना लेंगे। तो बेसिकली रिलैक्स कर दिया थोड़ा माहौल, है ना, रिलैक्स क्या कर दिया, सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंसेस पे थोड़ा रिलैक्स कर दिया, रिलीव कर दिया। तो बेसिकली पहला पॉइंट हो गया आपका कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। दूसरा पॉइंट, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। क्लियर, जैसे अभी हमारी यूनियन स्टेट लिस्ट है, वैसे इन्होंने सब्जेक्ट की अलग अलग लिस्ट बना दी। However, the structure of government continued to be centralized and unitary. लेकिन वही बात है, जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो किसके पास था, अभी भी सेंट्रल के पास था। अब आइए सेकंड पॉइंट जो कहता है, एक सेकंड मुझे ना 1 मिनट देना। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स को क्या किया इसने, सेंट्रल और प्रोविंसेस में डिवाइड किया, ठीक है। पहले जो यूनिटरी सब्जेक्ट्स थे सारे, उनको क्या कर दिया इसने, पहले डिवाइड किया सेंट्रल में और प्रोविंशियल में, फिर प्रोविंशियल को भी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड किया गया। रिजर्व्ड क्या थे, जो गवर्नर खुद अपने बिना किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की राय से खुद कर सकता है, ठीक है, उसने रिजर्व कर रखे हैं कुछ कि इस पर डिसीजन तो मैं ही लूँगा। प्रोविंस में तो गवर्नर ही है ना, उसने बोला इस पर डिसीजन तो मैं ही लूँगा। कुछ ऐसे थे चीज़ें जिनको ट्रांसफर्ड रखा कि जिनको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही लेंगे। जैसे यहाँ आज भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना, जब वो अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है, और जब वो अपने डिस्क्रिशन में एक्ट नहीं कर सकता वहाँ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय लेके चलता है। उसी तरह से सोचो। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स into 2 parts, transferred and reserved. The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. सेम चीज़ हो रही है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो बेसिकली पार्लियामेंट ही थी ना उस टाइम की, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविंसेस की। तो जो ऑफिसर्स वहाँ पे जो आपके मिनिस्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसकी एडवाइस पे ही काम करेगा गवर्नर। किन सब्जेक्ट्स में, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे ऑन द अदर एंड, दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ देगा। अब उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आज के आपके ऑफिसर्स हो गए, बेसिकली ऑफिसर्स ही हो गए आपके। अभी एनालॉगी कोई है नहीं, यानी कोई बॉडी नहीं बनाई है हमने अब अभी के टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बेसिकली एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स ही हैं जो इनको राय देते हैं। आज के टाइम पे आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए।
तो वो बोल रहा है जो सब्जेक्ट मैंने अपने लिए रिजर्व करके रखे वो मैं खुद उन पे डिसीजन लूँगा विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आ गया समझ में? दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज डायरकी, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायरकी विच मीन्स डबल रूल। However, this experiment was largely unsuccessful. तो जो आपकी प्रोविंशियल डायरकी है, अच्छा ये हो कहाँ रहा है? ये प्रोविंस में ही हो रहा है ना, सिर्फ सेंटर में तो नहीं हो रहा। आगे समझ में? तो प्रोविंशियल डायरकी जो आई वो किस एक्ट से आई? 1919 से। ठीक है, क्योंकि प्रोविंशियल डायरकी में ये आप जब मैं ये लिखूंगी ना, अगर ये आया स्टेटमेंट में तो आपको ये फिगर याद आ जानी चाहिए कि हमने डिवाइड किए हैं सब्जेक्ट, और डिवाइड तो मैंने आपको बताया कि हम इसी एक्ट से कर रहे हैं। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे 1919 वाली एक्ट को। ठीक है, चलिए।